हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। सो फाइनली हम आपके सामने एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना लैंग्वेज का पेपर लिखें। ये मतलब हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा, हम लोग वीडियोस भी बनाए, बहुत सारी चीज़ें की, बट एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम और जो बहुत कॉमन इशू है जो हमेशा से बच्चों के साथ आती रही है और जिसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, वो है हाउ टू राइट और प्रेजेंट द पेपर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहली एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा, जो हर बच्चे को लगता है कि पेपर प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन करने का मतलब होता है कि पेपर लो, लाइंस ड्रॉ कर दो, चारों तरफ लाइंस ही लाइंस ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है। हमने हमारे टॉपर्स टॉक शो भी लिया था, उसके अंदर भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की थी और उसी डिस्कशन को मैं आज आगे बढ़ाते हुए आपके सामने ये पूरा का पूरा रखूंगा कि किस तरह से पेपर लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर्स कहाँ डाले जाते हैं, किस तरह से आप जो वो एक आंसर शीट आपके पास आता है और जो आप लाइंस भी ड्रॉ करते हो ना, वो लाइंस का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए और कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए और क्या सब रीजंस है। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और उसी के साथ साथ मैं आपके साथ ही बैठ के आज एक इंग्लिश का भी पेपर सॉल्व करूंगा, जिसके थ्रू आपको समझ में आए कि कहाँ क्वेश्चन नंबर डालना है, कहाँ पे कौन सी चीजें रहेंगी और हर चीज प्रॉपरली हम करते जाएंगे। ओके, सो हमारे सामने जो है एक, अगर आपको दिखता होगा तो हमारे आज हम करने वाले इंग्लिश का जो है पेपर सॉल्विंग हम करेंगे। 80 मार्क्स का पूरा पेपर है, टाइमिंग 3 आवर्स आपको मिलता है और आपके सामने मैं एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ जो कि है मार्च 2022। ये वो पेपर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इस पेपर के ज़रिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 का ये पेपर है और इस पेपर के जरिए हम आप ये पूरा डिस्कशन करेंगे। सो इंग्लिश का ये पूरा पेपर मैं आपके साथ मिलके सॉल्व करने वाला हूँ। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगर किसी को भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पे आप कमेंट में पुट कर दीजिए। हाँ, इवन लाइव चैट पे मत पुट कीजिएगा, लाइव चैट में, बिकॉज लाइव चैट में आप अगर पुट करते हैं तो वो उसका मैं बाद में रिप्लाई, मैं पूरा लाइव चैट ऐसा बैठ के नहीं देख सकता हूँ, तो इसी वजह से बेटर ऑप्शन ये है कि आप कमेंट पे पुट कीजिए जिससे कि ये चीज़ें हमको पता चल सके। बिकॉज आप बाद में भी, क्योंकि जब ये प्रीमियर होगा उस समय पे बहुत लोग देखेंगे बट स्टिल बहुतों को टाइम नहीं मिलेगा, तो बाद में देखोगे आप लोग, तो प्रीमियर वाले भी और प्लस जो बाद में भी वीडियो देख रहे हैं ये वो लोगों को अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो कमेंट में डालो अपने डाउट्स, ताकि हमारे तक वो डाउट पहुंचे, क्योंकि हम वो डाउट्स देख के फटाफट आपको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर डायरेक्टली। ओके, सो मेरे सामने जो है यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ कि हमें क्या करना है। सो यहाँ पे अगर मैं अपने फर्स्ट पेज पे आ जाऊँ तो पहले मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, मैंने थोड़ी सी चीज़ें लिख के रखी है, ठीक है, देन आ जाओ। तो सबसे पहली चीज, आपका जो पेपर होता है ना उसमें आपको इतना ये एक्स्ट्रा ऊपर की ना मार्जिन होती है। सो इस मार्जिन में आप लिख दो सेक्शन 1 और आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो यहां बस एक चीज और ऐड कर सकते हो, लैंग्वेज स्टडी। इससे क्या हो गया, आपने अपने पेपर चेकर को जो है बता दिया कि आप क्या करने जा रहे हो। ओके, यहाँ पे जो आपको ये एक बॉक्स मिलता है ना, ये बॉक्स में आपको लिखना होता है क्वेश्चन नंबर, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर रहे हैं, तो अगेन मैं अगर यहीं देखूं तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जिससे कि क्या होगा कि जो चेक करने वाला है उससे समझ में आ जाएगा कि मैं इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे सिर्फ मैं ये चीज़ें लिखने वाला हूँ। और एक जो चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि आपको हर पेज नंबर पे अपना क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ओके, सो आपने ये, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। अब अगर मैं आपके सामने रखूँ ना तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ए लिख दिया, फिर A1 है, फिर उसका A2 है, A1 के अंदर फिर 1 2 3 4 5 है, फिर A2 के अंदर 1 2 3 है और फिर B है। सो ये चीज़ आप देखोगे तो यहाँ जो ये आप लाइंस वगैरह ये जो ड्रॉ करते हो ना, ये इसलिए होता है ताकि ये लाइंस में आप प्रॉपरली जो है उन चीज़ों को लिख सको, ठीक है। तो आओ मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A1 मैंने लिखा। अब A1 लिखने के बाद मैं 1 जो है ना इसके अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो लाइंस ड्रॉ करना है ये इसका समझ नहीं पाते, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन फिर सब क्वेश्चन फिर सब क्वेश्चन का क्वेश्चन ऐसे अंदर अंदर होना चाहिए ताकि वो एक लाइन में दिखे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे। ओके, सो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके, सो आ जाओ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है A1 डू एच डायरेक्टेड। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये डू एच डायरेक्टेड ऐसा लिखते हैं पूरा, हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है। हमारा जो पेपर चेक करने वाला है वो हमसे क्वेश्चन लिखने का हमें मार्क्स नहीं देने वाला है। हमें जिस चीज़ की मार्क्स मिलते हैं हमें सिर्फ वही चीज़ लिखनी है, फालतू की चीज़ें लिख के हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। बिकॉज 3 आवर्स के अंदर हमें एटलीस्ट 2 आवर 40-35 मिनट्स के अंदर जो है ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ताकि एंड में हमें थोड़ा टाइम मिले। बिकॉज आपको सप्लीमेंट लेने में भी टाइम लगता है और वहाँ पे टाइम जाता है, तो इसके लिए हमें एक टारगेट रखना है कि 2 आवर्स 35 मिनट में हमारा पूरा पेपर हो जाना चाहिए। ओके, और बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से अपना पेपर के ऊपर से फोकस करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, आ जाओ। फर्स्ट हमें दिया हुआ है पंचुएट द फॉलोइंग, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक ही आस्क। देखो, ना तो मैं यहाँ पे पंचुएट द फॉलोइंग में क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और ना तो मैं दूसरी चीज लिखूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपना आंसर लिख रहा हूँ। तो मेरा आंसर है ठीक है। सो देखो आपके सामने ये आंसर आया। देखो, ना तो मैंने यहाँ पे पंचुएट द फॉलोइंग ये क्वेश्चन लिखा और ना तो मेरा जो क्वेश्चन है एक्चुअल में मैंने वो लिखा। मेरे को क्या किस चीज के लिए मार्क्स मिल रहा है, मेरे को आंसर लिखने का मार्क्स मिल रहा है, तो मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो मैं कभी भी जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जैसे आप लोगों ने अगर ये ग्रामर का जो 1 मार्क वाला वीडियो अगर देखा होगा जिसके अंदर मैंने पूरे 1 मार्क्स के टॉपिक कवर किए हैं, तो यहाँ पे सारे वही टॉपिक्स है जो 5 स्टार्टिंग में आपको 4 मार्क के लिए पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ भले आपको बोला है एनी 4 अटेम्प्ट करो, बट 1 मिनट लगेगा आपको पांचों के पांचों आंसर लिखने में, क्योंकि ये 1 मार्क के टॉपिक कई बार आपको मार्क्स दिलाते हैं और यही मार्क्स कटवा भी देते हैं। सो इसी वजह से आपको ये ध्यान देना है कि अगर 5 बोला है, 5 दिया है, एनी 4 बोला है, लिख दो ना 5, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। सो आ जाओ, मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 4 लेटर। सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 4 लेटर्स होना चाहिए। जो भी आप न्यू वर्ड बना रहे हो उसके अंदर 4 लेटर होना चाहिए और 4 हिडन वर्ड्स बनाने बोला है। ओके, सो ये चीज का ध्यान दो, 4 हिडन वर्ड्स विद एटलीस्ट 4 लेटर, यानी एटलीस्ट मतलब कम से कम 4 लेटर, 4 लेटर से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और मैं कैसे आंसर लिख रहा हूं ना, इस चीज का भी आपको जो है यहां पे देखना है कि मैं क्या वे फॉलो कर रहा हूं। तो 1 लिख दिया मैंने, अब 2 मैंने पहले प्रोक्लेमेशन लिख दिया, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, फिर मैंने हाइफन लगाया। अब यहां पे ये हो गया। अब प्रोक्लेमेशन से मैं अपने आंसर लिख रहा हूं। तो सबसे पहले क्लेम, प्रोक्लेम, काम, और एक और वर्ड रेन। ओके, मेरे को 4 पूछा है, अगर आप 5 भी लिखना चाहो तो 5 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज और देखो ये देखो मैंने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिसका मीनिंग होता है। वहां पे वर्ड बोला गया है, वर्ड का मतलब क्या है कि उसका कुछ ऑथेंटिक मीनिंग हो। आप कुछ भी फालतू के कुछ भी वर्ड अपने हिसाब से कोई भी 4 लेटर यहाँ वहां घुमा के वर्ड बना दो, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जिसका एक्चुअल में कुछ मीनिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां पे ये पेपर में ना एक गलती है। गलती क्या है, यहां पे आपको बोला है स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ओके, और यहां पे क्वेश्चन है हमारे सामने, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। अब मैं आपको बताऊं, ये सेंटेंस में ना कहीं भी एरर है ही नहीं। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता होगा, आप जाना कैलाश सत्यार्थी वाला जो आपका चैप्टर है जिसके अंदर वो उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरह से हमें जो स्पीच है वो कैलाश सत्यार्थी का, मेरे को चैप्टर नेम नहीं रिकॉल हो रहा है, तो वो जो चैप्टर है ना कैलाश सत्यार्थी का, आपका यूनिट 3 में जो है वहां पे जाके ये लाइन देख लेना। डिट्टो लाइन आपको मिलेगा सेम टू सेम, जिसमें कोई किसी तरह का नहीं है। तो जब भी ऐसे आ जाता है ना क्वेश्चन जिसके अंदर मतलब देखा जाए तो ये पेपर सेटर की गलती कि उसने यहाँ पे मिस्टेक करना ही भूल गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सेम टू सेम उठाओ और अपना वो आंसर लिख दो। ऑल द ग्रेट रिलीजन्स
teaches us to care for our children। देखो अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं मालूम है, ये क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं पेपर गलत क्वेश्चन था, ये था वो था, कुछ भी होने दो। अगर बोर्ड की तरफ से ये गलती है कि उन्होंने गलत क्वेश्चन डाला है, आपको उसका मार्क्स मिलेगा, लेकिन मार्क्स उसी को मिलता है जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। बिना अटेम्प्ट के किसी को नहीं मार्क्स मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस चीज को तो ही आपको उसका मार्क्स मिलेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोला है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, पहले मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में माइंड में अरेंज कर लेता हूँ, जिससे कि क्या हुए मेरे को वहाँ पे जाके ना एक एक वर्ड के बारे में सोचना ना पड़े और कटिंग ना हो। सबसे मेजर इंप्रेशन आपका खराब होता है अगर आपकी कटिंग्स हो रही है इनिशियल, मतलब बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 2 तो ऐसा है ना कि आपको वहाँ पे किसी भी तरह के कोई कटिंग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलो आ जाओ। सो आई एन सब में देख रहे हो, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर आई एन है। अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद होगा तो मैंने सिखाया ये। थर्ड लेटर पे चलता हूँ मैं, वी डी टी क्यू। सो मैं जहां तक मेरे को याद है डी पहला होता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू, फिर आर एस टी, यानी इनडिस्प्यूटेबल पहले आएगा, इंक्विजिटिव बाद में आएगा, फिर इंटरेक्शंस आएंगे, फिर इन्वेंशन आएगा। ठीक है तो मैं डायरेक्टली जो है उसे लिख देता हूँ। ओके सो मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ यहाँ पे, अपना क्वेश्चन नंबर डाला मैंने, इनडिस्प्यूटेबल, देन नेक्स्ट क्या था, इनडिस्प्यूटेबल, इंक्विजिटिव, इंट्रैक्शंस, इन्वेंशन, इंक्विजिटिव। आपको हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर आपकी खुद की हैंडराइटिंग बेकार है और आप हमें हैंडराइटिंग के लिए बारे में बोल रहे हो, तो मैं यहाँ पे नोटबुक में नहीं लिख रहा हूँ, तो इसी वजह से मेरी हैंडराइटिंग उतनी प्रॉपर नहीं आ रही है। आप लोग वहाँ पे आप लोग अपने नॉर्मल पेन से और नोटबुक से लिखोगे तो वहाँ पे आपको अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है बिकॉज हैंडराइटिंग से आपका जो है एक इम्प्रेशन पड़ता है कि आप पेपर लिखने, मतलब एक कैसा पेपर लिखोगे। ओके सो 4 क्वेश्चन हो गए मेरे। 5th क्वेश्चन पे चलते, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। अगेन ध्यान दो क्या बोला है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स का वर्ड चेन है, पहला लेटर है कॉल। चलो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने लिखा कॉल, कॉमा डाला, एल से मेरा नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए तो, और वो एक वर्ब होना चाहिए, लाफ, एच से लाफ, एच से फिर हिट, फिर टी से टॉक, फिर के से आई थिंक नॉक, के नो सी के। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद अब ये अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डबल अंडरलाइन करो, सिंगल अंडरलाइन करो, आपकी मर्जी है, बट प्रॉपरली डबल अंडरलाइन करोगे ज़्यादा बेटर होगा, बट आपको ध्यान देना है कि अच्छा दिखे वो। सो इस तरह से आपने ये आंसर लिखा, अब ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। सो अगर आप देखोगे मेरे को NE4 बोला था, A1 में मैंने 5 कर दिया, अब मैं चलता हूँ A2 के ऊपर। सो मैं यहाँ पे जस्ट 2 लाइन का स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि वो अच्छा दिखे, थोड़ा ऐसा दिखे कि हाँ अलग अलग क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 लाइन का गैप छोड़ा है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। ओके चलो A2 पे आता हूँ मैं, डू एज डायरेक्टेड, NE2 बोला है। अगेन मेरे को देखो, मैं कभी भी ग्रामर सेक्शन है ना, रिस्क मत लो, कहीं आपकी एक छोटी सी मिस्टेक और आपको आपका पूरा मार्क्स वहां पे चले जाएगा। तो ग्रामर सेक्शन आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करो, भले आपको ऑप्शन में दिया है कोई बात नहीं, आप ऑप्शन वाले भी अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ 10 मार्क का ग्रामर है ना, 15 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा ग्रामर हो जाएगा 10 मार्क्स का। सो आप उसको अटेम्प्ट करो अच्छी तरह से और अच्छा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। बोला है प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड। म्यूजिक से रिलेटेड होना चाहिए और 4 वर्ड का वर्ड रजिस्टर बोला है, तो ठीक है आ जाओ वर्ड रजिस्टर बनाते हैं हम लोग 4 वर्ड का, आ जाओ। सो ये दिया है A2 मैंने लिख दिया। अब देखो मैं A2 लिखने के बाद मैं अंदर लिख रहा हूँ चीज़ें। सो म्यूजिक मैंने यहाँ पे डाला और उसके बाद हाइफन लगाया, और म्यूजिक से अभी रिलेटेड ट्यून्स, सिंगर। अब यहाँ पे ना बहुत लोग क्या करेंगे मालूम है, हंसी मजाक समझ के रखा है आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर को। म्यूजिक बोला ना, आप सिंगर्स के नाम लिखने लग जाते हो। म्यूजिक से रिलेटेड बोला है, ऐसा कंटेंट दो पेपर चेक करने वाले को कि उसे हंसी ना आए, उसे लगे कि हाँ बंदे ने पेपर मार्क्स स्कोर करने के लिए लिखा है, ना कि टाइम पास करने के लिए। तो सही ढंग से पेपर सॉल्व करो। आप हंसी मजाक करने नहीं बैठे हो, हंसी मजाक आप अपने दोस्तों के साथ करो घर पे बैठ के। पेपर जब लिखने बैठे हो तो वो प्रॉपर इस तरह से लिखो ना कि वो आपका ऐसा पेपर है जो आपको सब कुछ दिलाए, तो इसलिए प्रॉपर वे से लिखा करो। ट्यून्स, सिंगर्स, तबला म्यूजिक से रिलेटेड है, और सितार, एक और कुछ ऐड कर सकते हो आप लोग, कंपोजर।
म्यूजिक कंपोज करता है, जो बनाता है, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे मेरा वर्ड रजिस्टर हो गया। इसके लिए अगर मेरा ये करेक्ट होगा तो 2 मार्क्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या बोला है? सेकंड हमारे सामने है, सॉरी आपको, हाँ ओके। नेक्स्ट बोला है डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेट्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना बिगिन द सेंटेंस विथ मल्टीपल फेट्स, ये बेसिकली चेंज द वॉइस ही है, लेकिन इसमें आपको ये आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, आपको सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सारी चीजें दी गई है, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी जो है पैसिव वॉइस में है। तो डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स, वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, और बस उसको आपको एक्टिव वॉइस में आपको बस उसको कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसी चीजें आती है ना, तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो, पहले तो पहचानो उसका नेचर क्वेश्चन का क्या है। तो ये चेंज द वॉइस का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। सो अगर मैं पहले बता दूं तो मल्टीपल फेथ्स, ये आपका इधर हो जाएगा। मल्टीपल फेथ्स, अब वॉज नरिश्ड बोला है, अगर आप देखोगे तो वॉज है, और वॉज के बाद बीइंग नहीं लगा हुआ है, यानी ये जो है जब एक्टिव में रहा होगा तो ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा, बिकॉज वॉज लगा यानी पास्ट टेंस है, और वॉज लगने के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में होता है, बट स्टिल वहां पे कोई दूसरी चीज नहीं है, तो इसकी वजह से ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में हमको पता चल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स लाइफ, तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर होगा। तो आ जाओ लिख देते हैं डायरेक्टली, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। ओके, सो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। करेक्ट आंसर है, 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर देन। अगर आप एक और चीज यहाँ देखो, इतना सारा क्वेश्चन है, मैंने कहीं भी क्वेश्चन नहीं लिखा है अभी तक, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ बच्चे क्या करते हैं मालूम है? क्वेश्चन बैठ के A1 डाल के फिर फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स, ये पूरा लिखेंगे, फिर प्रोक्लेमेशन लिखेंगे, फिर पूरा ऐसा लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखना होता है पेपर लिखने का वे समझो पहले, वे क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन पे, जहां पे हमको क्या पूछा था थर्ड क्वेश्चन में। ओके, सो नो सूनर देन हमको यूज करना है एज सुन एज वी वेंट टू अ रॉकी बीच वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1.6 का ये क्वेश्चन है आपको, मतलब 1.6 जो एल्केमी ऑफ नेचर जो है उसमें से ये उठाया गया है। सो एकदम सिंपल है, नो सूनर से स्टार्ट होगा तो नो सूनर एज सून एज हट जाएगा। नो सूनर वी वेंट टू अ रॉकी बीच, कॉमा की जगह पे देन लग जाएगा, वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होगे सर आपको तो आंसर्स आ रहे, हमें कैसे आएंगे? तो मेरे को इसलिए आ रहे बिकॉज मैंने उसकी पढ़ाई की है, मैं पढ़ाता हूँ वही चीज। अगर मैं पढ़ाने से मेरे को आता है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको भी वो चीज आएगी। नो सूनर वी वेंट टू ए रॉकी बीच देन वी सॉ ए मैजेस्टिक ओशन। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बोला था एनी टू, मैंने तीनों लिख दिया, मस्त मेरे को अच्छे। अगर तीनों मेरा करेक्ट है तो भी तो 4 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि तीनों करेक्ट है तो 6 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैंने एकदम प्रॉपर प्रेजेंट किया है आपके सामने, जो चीज मुझे नेसेसरी है मैंने वही चीज लिखी है। फालतू का क्वेश्चन लिख के, डू एज डायरेक्टेड लिख के, ये वो लिख के, फालतू की चीजें लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने पेपर से पेपर मतलब रखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए का A1 और A2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी पे। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 बी आप लिख रहे हो, आ जाओ हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी। डू एज डायरेक्टेड है, एनीवन बोला है, तो डू एज डायरेक्टेड ये सेंटेंस आपको लिखने रही है, एनीवन ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट 1 लिख के पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेटेड फंक्शन। अगेन ना तो आपको क्वेश्चन लिखना है ना तो कुछ लिखना है, डायरेक्टली हमको आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे हम आंसर? पहले तो आंसर ढूंढ लेते। कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट? तो यहाँ पे कुड हमको दिख रहा है, कुड ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, और उसका फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अब क्वेश्चन मार्क है, कुड है, तो अब यहाँ पे बहुत लोग लिख देंगे पॉसिबिलिटी। तो दिमाग लगाओ और याद करो। जब सिखाया गया था ये, तो मैंने बोला था कि एक ही वर्ड के बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, बस आपको क्या ध्यान देना है कि वो सेंटेंस के बेसिस पे वो फंक्शंस होते हैं। तो कुड भले लिखा है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या है?
क्या मांग रहा है वो, कुड आई यूज, परमिशन मांग रहा है, यस। तो यहाँ पे परमिशन आएगा इसका फंक्शन। ओके, चलो आ जाओ। सो मॉडल ऑक्सिलरी, मैं देखो बी यहाँ पे लिख दिया था, अब वन अंदर की तरफ लिख रहा हूँ, तो वन मैंने अंदर की तरफ लिखा। आंसर, इसका भी आंसर कैसे लिखते हैं वो देखो, पहले आप लिखो पूरा ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी और हाइफन लगा के डालो कि कुड जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, और फिर उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है परमिशन। ऐसे लिखोगे प्रॉपरली तब आपको जाके यहाँ पे 2 मार्क्स जो है पूरी तरह से मिलेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आइडेंटिफाई करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज और उसको बताना है कि वो क्या है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सा है। व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी। सबसे पहले तो क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉजेस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बेसिस पे आपको क्लॉजेस पूछे जाते हैं, यानी जो क्लॉजेस का जो भी सेंटेंस होता है ना वो सेंटेंस एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, यानी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है ना वो आपका मेन क्लॉज होता है, और जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी वजह से मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज पूछा है, तो जो वर्ड का उन्होंने यूज किया है ना मैं वही वर्ड यूज करूंगा। सबऑर्डिनेट बोला है, मैं सबऑर्डिनेट ही वर्ड यूज करूंगा, ऐसा नहीं डिपेंडेंट लिख दूंगा अपने मन से। तो यहाँ पे सिंपल सा है, देखो इट ऑल केम बैक टू मी, सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट लग रहा है। तो यानी व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर। अब देखो व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर, तो जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं ना तो आप वेट कर रहे हो कि मैं कुछ आगे और बोलूंगा। तो जब ऐसा लगता है ना तो हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस किसी और सेंटेंस का मोहताज है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वहीं जब मैं ये बोल रहा हूं कि इट ऑल केम बैक टू मी, वो सब मेरे पास वापस आ गया, तो यहां पे ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में। मेरा जो थॉट है ना वो थॉट कंप्लीट है इसमें। ठीक है, आ जाओ सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन, सो व्हेन क्वेश्चन क्या था, व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर। ठीक है, व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर्स, हाइफन लगाया मैंने, देखो मैंने पहले जो सबऑर्डिनेट है ना वो मैंने पूरा लिखा, फिर हाइफन लगाया, फिर वहां पे मेंशन कर दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर आपको किसी को मन से इच्छा जाग रही है कि सर सबऑर्डिनेट तो आपने बता दिया, लेकिन क्या सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, क्या, तो ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। मैं ब्रैकेट में एडवर्ब लिख दे रहा हूं। अगर आपको 100% अगर श्योर हो ना चीजों को लेके तभी ये चीज करना, नहीं हो चुपचाप से सबऑर्डिनेट लिख के छोड़ दो, गलत लिख दोगे मार्क्स कटेगा, बेटर है मत लिखो वहां पे। तो मेरे को पता है सबऑर्डिनेट ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये व्हेन बोला है, टाइम के बारे में बात हो रही है इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 भी कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने देखो, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपका पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1A-B आपने पूरा लिख लिया और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। अब अगर देखोगे तो फर्स्ट पेज आपका पूरा भरा, सेकंड पेज आपका पूरा भर गया। बहुत से बच्चे क्या करेंगे मालूम है, यहीं से जिस सेम पेज पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ोगे ना, वहां पे ना क्लियरली मेंशन होता है, यहां पे तो नहीं दिया हुआ है बट इस जो इंस्ट्रक्शन होता है ना वो एक प्रॉपर एक पेज जो आपका क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज होता है ना उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही होता है, जिसमें क्लियरली एक चीज मेंशन्ड होती है कि राइट योर न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। यानी जब भी आप न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसको एक न्यू पेज से ही शुरू करना है। तो ये चीज ध्यान रखो, वहां पे मेंशन्ड है कि वैसे करना है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो और कौन सा आपका जेब का पैसा जा रहा है। वहां ऐसा तो नहीं है कि आपको सप्लीमेंट एक्स्ट्रा मांगोगे तो आपको बोलेंगे कि 10 रुपए और लाके दो। भर दिया है ना एग्जाम फीस भर दिया है आपने, यूटिलाइज करो ना पूरी तरह से, अच्छी तरह से पेपर यूज करो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, न्यू पेज आएगा, न्यू पेज से फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करना है। ठीक है, देखो ये पेज मैं पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, जहां तक भी हुआ, भले आपने 3 ही लाइन क्यों ना लिखा हो न्यू पेज का, आपको पूरा ब्लैंक छोड़ दो, न्यू पेज पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के ही साथ मेरा सेक्शन 2 भी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज, मैं बस इतना लिख रहा हूँ, वो रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर कुछ नहीं लिखना है,
फालतू का मेहनत नहीं करना है। मैं बस इसलिए वो सेक्शन 2 लिख दे रहा हूं ताकि मेरा पेपर थोड़ा ऐसा और ज्यादा जो है क्लियर दिखे सामने वाले को, ठीक है, और अच्छा भी दिखे। ये होता है प्रेजेंटेशन, ना कि वो लाइंस ड्रॉ करना। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे ना सर आपने 2 बार बोल दिया लाइंस ड्रॉ करना, अगर हम आपके पेपर में देखें तो आपने भी तो लाइंस ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये लाइन है, ये राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो पूरी लाइन आपने ड्रॉ की, ये भी लाइन ड्रॉ की है, फिर इस तरफ भी आपने एक लाइन ड्रॉ की है। तो ये क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लाइन जो ड्रॉ की है ना, वो मैंने इसलिए ड्रॉ की है बिकॉज हम, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्वेश्चन जो है ना सब क्वेश्चन वाइज आप लिखते जाते हो, सब क्वेश्चन वाइज लिखते जाते हो, तो इससे क्या होता है कि आपको जो चीज़ें हैं वो और प्रॉपरली, मतलब क्वेश्चन वाइज आप प्रॉपर कर सकते हो। और जो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो मैंने लाइन मारी है ना, ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये क्यों ड्रॉ की है, बिकॉज जब अब आपका आंसर शीट ऐसे होता है। अगर मैं आपको बोलूँ अगर मैं ये पेपर अगर आपके सामने ये रखूँ तो ये आपका आंसर शीट ऐसा है। अब आंसर शीट ऐसा है ना, तो वो जब फोल्ड होता है, तो फोल्ड होगा ना, तो ये कॉर्नर साइड से फोल्ड होता है, और हम इसी तरफ जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो ऐसा पेपर मुड़ता है, और मुड़ने की वजह से आप जो कॉर्नर साइड में जो लिखते हो ना, वो सब चीजें फट जाती है और वो दिखाई नहीं देती है चेक करते वक्त। तो बिकॉज वो वैसे दिक्कत ना हो इसलिए हम ये कॉर्नर का लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे क्या होते हैं मालूम है, 2-3 सेंटीमीटर कॉर्नर से लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एकदम कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं चीजों को, और एकदम पतला सा एकदम बीच में लेके लिखते हैं। ऐसा लिखोगे इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है टीचर के ऊपर। टीचर को क्या लगता है, ये बंदा ना सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए अपने आंसर्स का और ये करने के लिए एकदम कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। माना आपने फॉर्म फीस भरा है, लेकिन इतना भी ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना है अपने पैसों का, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। तो लाइंस जो ड्रॉ कर रहे हो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, वो इस तरह से, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है लाइन, मैंने बराबर अपने उस मार्जिन को कंप्लीट करने के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है, हर जगह पे मैंने वही किया। तो आपको उसी तरह से ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले मेंशन कर देता हूँ, सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज। बस इतना सा लिखा मैंने, छोड़ दिया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A A1। अब देखो, अब आपको A1 बोला ना, तो सिर्फ 1 लिख के मत छोड़ देना, A1 प्रॉपरली लिखो वहां पे। आ जाओ, देखो पहला, कंप्लीट द गिवन बॉक्सेस विथ हु सेड टू हुम। क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्लीट द गिवन बॉक्सेस। आपसे वो लोग सिर्फ हु सेड टू हुम का एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं रहे हैं, आपसे आप वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्लियरली बोला गया कंप्लीट द गिवन बॉक्सेस, यानी आपको डिट्टो सेम टू सेम बॉक्स बनाना है, सेम टू सेम चीजें वहां वापस से ड्रॉ करनी है। ये वो उनका एक्सपेक्टेशन है, ना कि आपको हु सेड टू हुम लिख के आना है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन लिखना है। आप बोलते ना सर ये तो बताओ, क्वेश्चन तो बोल दिया, कहां नहीं लिखना है, कहां नहीं लिखना है, यहां लिखना है। और यहां क्वेश्चन भी क्या लिखना है, वो कंप्लीट द गिवन बॉक्सेस ये नहीं लिखना है, जो नीचे दिया गया है ना वो पूरा बॉक्स बना के उसको डिट्टो आपको वहां ड्रॉ करना है, ठीक है। आ जाओ, मैं डायरेक्ट आपके सामने आ रहा हूं, A1 लिख रहा हूं, A1 मैंने लिखा, मैं उस बॉक्स को बना लेता हूं। हाँ, ये बॉक्सेस वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं ना, पेंसिल वेंसिल लेके जाओ, साल में एक बार पेपर लिखने जा रहे हो, गरीबी मत दिखाओ, बाकियों से मत मांगो, अपना अपने साथ कैरी करो। एक पेंसिल, एक रबर, एक इरेजर, स्केल अच्छी तरह से कैरी करो, पेन प्रॉपर, ताकि आप लिख सको, ठीक है। चलो स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट दिया है, फिर हु दिया है, फिर हुम दिया है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टेटमेंट, हु और हुम। अब ना एक चीज मेरे को याद आया, मेरे एक सर ने, मतलब जो हमारे जो पेपर चेक कर रहे थे, उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी, आप लोग ना ये A1 तो लिख देते हो, आपने नंबर डाला, नंबर डालने के बाद वो नंबर जिस लाइन में डाला है वो पूरा लाइन ही आप छोड़ देते हो और नीचे वाली लाइन से शुरू करते हो। ये कौन सा फॉर्मेट में आप पेपर सॉल्व कर रहे हो भाई? आपने डाला ना A1, आप आंसर ही लिख रहे हो ना, तो वो लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन से लिखने का क्या है? ये हिंदी मराठी में मैंने बहुत देखा बच्चों को, A1 डाल रहे हैं एक लाइन में और उसकी नीचे वाली लाइन से शुरू कर रहे हैं। अरे ये कौन सा तरीका है? अगर आपने जिस लाइन में वो नंबर डाला है उसी लाइन से शुरू करो ना, एक लाइन छोड़ के नीचे या एक लाइन ऊपर छोड़ के, ये कौन सा तरीका हुआ? प्रॉपर लिखो पेपर, मजाक नहीं चालू है, आपका पेपर चालू है, ठीक है। आओ, स्टेटमेंट मैंने लिखा, अब स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं फटाफट। इसमें देखो ये चीजों में टाइम जाता है, जहां वो जो स्टार्टिंग में आपने जो टाइम बताया ना, यहां पे हो जाएगा, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। तो मेरे को वहां पे 1 2 नंबरिंग भी डालना है, ये भी ध्यान देना। तो मैं डायरेक्ट भी डाल दूंगा, ठीक है, इतना भी नहीं होता है। यू लुक
अ बिट ऑफ रेसलर। देखो पहले आप लिख लो चीज़ें, उसके बाद बॉक्स बनाते बैठना। पहले पता चला बॉक्स बना लिए और लिख ही नहीं पा रहे हो उसके अंदर चीज़ें, तो दिक्कत हो जाता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ये सेकेंड क्वेश्चन है। इफ यू कैन कुक मे बी आई कैन फीड यू। ओके, ठीक है। अगर आपको ये द थीफ स्टोरी 1.2 उसका पैसेज आया है, पहले तो ये ध्यान रखो, मैंने यहां पे आपको ये चीज नहीं बताई। टेक्सचुअल पैसेज जब हम सॉल्व करते ना, अनलेस आपको पूरा पेपर अगर पूरा स्टोरी याद है, जैसे अभी मैंने ये, मेरे को जैसे ये लाइन आया ना, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने मेरे रिविजन्स अटेंड किए हुए हैं, इवन मैं ला रहा हूँ एक और रिविजनरी सीरीज ला रहा हूँ जिसके अंदर फटाफट फटाफट सारे चैप्टर्स के रिवीजन वन शॉट में है, एक झटके में एक चैप्टर, एक झटके में एक चैप्टर, तो फटाफट फटाफट वहां से स्टोरी रिवाइज रिकॉल होंगी। तो वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा, वेट करना। या तो पहले वो आ जाएगा बाद में ये वीडियो आएगा, या तो पहले ये आ जाएगा बाद में वो आएगा, तो जल्द से जल्दी होएगा। आज के आज ही मैं रिकॉर्ड करूंगा सब, तो ये ध्यान दो। तो यहाँ पे जब आपको है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आए, अनलेस आपको पता है आंसर डायरेक्ट लिख दो, नहीं पता है। एक ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता है वो क्या करता है, पहले जाओ पूरा पैसेज रीड करो, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। पैसेज आपको पहले रीड करना ही नहीं है, पहले क्वेश्चंस रीड करो। क्या पता आप पूरा पैसेज रीड करने में आपने 5 मिनट लगाया और जो क्वेश्चन था उसका आंसर पहले ही 2 लाइन में है, तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर क्या हो गया, आपका 5 मिनट वेस्ट हो गया। बेटर ऑप्शन क्या है, पहले क्वेश्चंस रीड कर लो, 1 2 3 जितने हैं, 1 2 3 1 2 3 यही 3 होते हैं। 4 ग्रामर होता है, वो आपको पैसेज में मिलने वाला नहीं है। 5 पर्सनल रिस्पॉन्स वो मिलने वाला नहीं है। 1 2 3 3 का भी आपको ध्यान देना है, वोकैबुलरी क्वेश्चन है, तो कई बार पैसेज में आता है, कई बार नहीं होता है। तो 1 2 3 आपको एक बार रीड करना है, उसको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, और फिर वो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको पैसेज पढ़ना है। और जैसे ही आपको दिख गया तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो एक छोटा सा पॉइंट वहां बना दिया, ये कुछ ऐसा। देखो एग्जाम में बोला जाता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है, अनलेस अगर वो क्वेश्चन पेपर में आप दूसरों के लिए लिख रहे हो ना, दूसरों के लिए इन द सेंस के आप लिख तो रहे हो लेकिन वो दूसरों को बताने के लिए लिख रहे हो, तब आपके लिए मनाही है। आप थोड़ा बहुत उस पेपर में कर सकते हो, तो वो अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो अलाउड है वो। और वो भी पता चला आप पूरा का पूरा ऐसा लाइन ही लाइन एकदम ड्रॉ करते जा रहे हो, पूरा मार्किंग, इतना भी मत करो, वो फिर आप दूसरे के लिए ही कर रहे हो। वो आप कितना भी फिर एग्जामिनर को या जो आपका इन्विजिलेटर है उसको आप कितना भी कन्विंस करो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको भरोसा ही नहीं है आप पे कि आपने अपने लिए किया है, किसके लिए किया, आपके दिमाग में थोड़ी घुस के देखेगा। तो आप अपने लिए थोड़ा बहुत कर लेना ताकि आपको समझ में आए, ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये, जैसे मेरे को पता है कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तो ये बोला है अपना हरि ने, किसको, अनिल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हु, तो किसने कहा, हरि ने, किसको कहा था, अनिल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट, इफ यू कैन कुक मे बी आई कैन फीड यू। अब ये अगर आपको याद होगा तो जब इनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, जहाँ पे ये भाग भाग के नीचे आया था, मतलब जो कैफे से निकल चुका था अनिल और भाग भाग के पीछे पीछे गया था, और उनके बाद बीच में रोड पे जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वहां पे बहुत सी कॉन्वर्सेशन हुई थी। और वहां पे लास्ट लाइन जो है, जब अनिल ने पूछा था कि क्या तुम खाना बना सकते हो, तो हरि ने जवाब दिया था कि हाँ मैं बना सकता हूँ, जो कि वो हरि ने झूठ बोला था। तो और वहां पे उसने जवाब दिया था अनिल ने कि हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो देन मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। बिकॉज अनिल ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं पे कर सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो हरि ने बोला था कि ठीक है तुम मुझे खाना ही खिला देना, और फिर अनिल ने बोला अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। स्टोरी याद है, पैसेज कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली लिख लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, इफ यू कैन कुक, तो ये लिखा, ये बोला था अनिल ने हरि को। देखो आपने ये लिख दिया। अब आप उठाओ अपना स्केल, चलो आप आईपैड से लिखा जा रहा है तो उसका कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। मैं भी थोड़ा स्केल से ही डिज़ाइन बना देता हूँ ताकि लगे कि हाँ पेपर सॉल्विंग हुई है, कुछ तो फ़ायदा होए। बाय द वे नीरज सर का वीडियो आप लोगों ने अभी तक देखा कि नहीं, साइंस का, जाके पूरा रिवाइज करके लो। वन शॉट में पूरा का पूरा वीडियो वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने मेहनत करके इतना बनाया है, रात भर पूरे जाग के उन्होंने वो पूरा वीडियो उतना रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। और जाके ज़रा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो उन वीडियोस को, रीच बढ़ाओ चैनल का, कमेंट्स करो, लाइक करो, एटलीस्ट कमेंट करो। कमेंट जितना करोगे यूट्यूब के पास जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, रीच बढ़ेगी वीडियो की। अगर हम लोग इतना ही आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा आपका भी हक बनता है, हक क्या काम बनता है आपका भी, कि थोड़ा आप लोग हम लोग के लिए भी सपोर्ट करो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मॉडल है नहीं, आपसे हम लोग सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मांग रहे हैं। अगर हाँ इतना पैसा अगर ज़्यादा है तो ज्वाइन करो क्लासेस,
डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा और वेबसाइट वगैरह भी है, वेबसाइट पे भी विजिट करो विज्ञान.in, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी नेक्स्ट ईयर के भी बैचेस की। 12th के भी बैचेस जस्ट अभी कुछ दिनों में ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो 11th एस्पिरेंट्स जो भी हैं 12th के बैचेस कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाले हैं, रेडी रहो। 11th आपने हवे हवे में पढ़ लिया है, 12th मजाक नहीं है, ध्यान रखना। चलो A1 हो गया, A2 पे आते हैं। A2 क्या बोला है? कंप्लीट द क्लस्टर डायग्राम मेंशनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द पैसेज। डायग्राम बनाना है, पूरा डायग्राम दिया है, अगेन डिट्टो का डिट्टो बनना चाहिए, घर नहीं है कि कुछ भी इधर उधर कर दिया, जैसा दिया है वैसे कैसे बनाना है। बोलोगे सर अरे सर ये सर्कल कैसे बनाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे, हमको तो आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, नहीं आता है छोड़ दो, मत करो, क्या होगा, मार्क्स ही कटेगा ना, 2 ही मार्क का तो है, नहीं मिलेगा 2 मार्क्स। ऐसे 2 करते करते 10-20 छोड़ देना, 2 मार्क्स करते करते 30-40 मार्क ऐसे ही कट जाएगा। बचा हुआ क्या 40 मार्क का आप लिखोगे, 40 में से 10 मार्क का रॉन्ग ही हो जाएगा, 10 मार्क एक्स्ट्रा कट जाएंगे, गिन चुन के 20 मार्क मिलेगा, 20 मार्क ओरल के मिल जाएंगे, कर करके 40 मार्क, पासिंग मार्क तो मिल ही जाएगा यार, फेल थोड़ी होगे। बट वही बात है, पासिंग के लिए पढ़ रहे हो कि मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो? पासिंग मार्क चाहिए तो वो फिर ये वीडियो फिर आपके लिए बना नहीं है, पासिंग मार्क अगर चाहिए तो। ठीक है, चलो आ जाओ A2 पे आते हैं। A2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगेन मैं एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूँ ताकि वो मुझे दिखे कि हाँ वो चीज़ें डिवाइडेड है। और आ जाओ, पहले मेरे को भी देखना पड़ेगा बिकॉज आप लोग के सामने क्वेश्चन पेपर होता है, मेरे सामने क्वेश्चन पेपर नहीं है, मुझे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाना पड़ रहा है। क्वालिटीज़ पहले इस तरफ है, क्वालिटीज़, फिर फिजिकल अपीयरेंस। बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर है ये। मेरे को लगा था कि थोड़ा हार्ड होगा बट स्टिल बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर है ये। और हाँ आई थिंक कुछ लोगों को हार्ड भी लगता होगा बिकॉज उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, तो हार्ड भी लगेगा आपको। मुझे सिंपल लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं सभी को सिंपल लगता हो। क्वालिटीज़, और यहाँ पे फिर अनिल बोला है, एक तो यार बहुत स्टार्टिंग से आ जा रहा है बार बार। अनिल जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ऐसा डिट्टो आप सेम टू सेम बना सकते हो, ध्यान दो। हाँ, फिर यहाँ पे है आपका एज, फिर यहाँ पे ये बॉक्स और ये एज। मैं अब तो बोलो तो बिना पढ़े लिख देता हूँ वहाँ पे आंसर। क्वालिटीज़ में फिर यहाँ से 3 क्वालिटीज़ है, 1 2 3। तो आप, मेरे को पता है कि कितना जगह लगने वाला है, तो मैं उस हिसाब से पहले ही बना ले रहा हूँ। आप लोग ऐसे पहले मत बनाना, पहले आप लोग लिख लेना वहाँ पे, फिर ये करना। फिजिकल अपीयरेंस, PHYSICAL, फिजिकल अपीयरेंस। इसको मैंने एक सर्कल में डाला, थोड़ा अच्छा लिखना, मेरे जैसे एकदम घटिया मत लिखना। हाँ, और बाय द वे घटिया मेरा हैंड राइटिंग आने का आपको रीज़न पता है। जस्ट अ सेकेंड, मिट गया ये तो। हाँ, मैं बोल रहा था थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब आ रहा है, उसका रीज़न आपको भी पता है। नोटबुक नहीं लिख रहा हूँ मैं, नोटबुक में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में वहाँ पे प्रॉपर पेपर में लिखोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। फिजिकल अपीयरेंस, अब अगर मैं इसका आंसर बताऊँ ना, देखो अनिल का एज पूछा है, मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप पैसेज में देखोगे तो अनिल का एज 25 ईयर्स है, आपके पैसेज के सेकेंड पैराग्राफ के सेकेंड लाइन में दिया हुआ है। फिर उसकी क्वालिटीज है टॉल, लीन फेलो, तो लीन उसका सेकेंड है। और फिर एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, तो यहाँ पे सारा आंसर एक ही साथ है। ठीक है, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। और हाँ, यहाँ का दिया ही हुआ था, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ जो दिया है वही लिखना है। बीच में मिडल में इजी गोइंग है, तो मिडल में ही आपको इजी गोइंग लिखना है। ठीक है, इजी गोइंग। हाँ, बाकी आप कहीं भी लिख दो, बाकी अगर चाहिए यहाँ काइंड लिख दो, वहाँ सिंपल लिख दो, आप जैसा चाहो। जो आंसर है उसको अंडरलाइन ज़रूर करना, जिससे कि चेक करने वाले को पता चले कि हाँ ये आपके आंसर है। टॉल, लीन, लीन का मतलब पतला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये A2 भी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन लिखने वाले, ना कि कंप्लीट द वेब चैट, कंप्लीट द ये वो पता नहीं कितना फालतू की चीज़ लिख देते हो। ठीक है, तो A2 तक हो गया। अब देखो यहाँ पे A3 मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरा अच्छे से होगा, और यहाँ पे अगर मैं सेम पेज पे A3 लिखूंगा ना तो थोड़ा मेरे को कंजेस्टेड लगेगा, तो बेटर मेरे को कंजेस्ट करना ही नहीं है भाई। फॉर्म मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम फीस मैंने पूरा भरा हुआ है, मैं यूज़ करूँगा। चलो A3 नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे आप आ रहे हो ना, पहले तो क्वेश्चन नंबर डालो। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन डालो, हर पेज पे क्वेश्चन नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A। अब A3 की बारी आ गई। A3 में देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा है। चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपको करेक्ट मीनिंग चूज करना है, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ प्रॉपरली, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या क्वेश्चन लिखना है वो भी मैं बता रहा हूँ। 1 लिख के फिर आपको फ्लैटरी, अगर महारथी लोग, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो अगर आपको मतलब आपको याद ही होगा कि एक फ्रिज सेक्शन होता है आपके हर चैप्टर में। फ्रिज सेक्शन यानी वो ब्लू कलर का लेफ्ट हैंड साइड में एक होता है जिसके अंदर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो फ्लैटरी का मीनिंग वहां दिया गया था। और जहां तक बात आ रही है अपीलिंग की, तो अपीलिंग का मीनिंग आपको मे बी आपके टीचर्स ने जिसने पढ़ाया होगा अगर उसने बताया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया है तो आई डोंट नो कैसे वो पढ़ा रहा है। जो भी टीचर्स या जिससे भी आप पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ा रहा है उससे जाके सर से सामने से पूछना, या जो सर पढ़ा रहे हैं या जो भी मैम पढ़ा रही है उनको पूछना कि मैम आपने अपीलिंग का तो मतलब ही नहीं बताया, और मैंने एक जगह पे देखा कुछ लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें अपीलिंग का आ गया था, तो अगर ऐसे आता है तो हम क्या लिखेंगे। तो बाय द वे जिन्होंने पढ़ा है उनको मैंने बताया है अच्छी तरह से एक एक वर्ड का मीनिंग। तो वर्ड का भी मीनिंग इन द सेंस जब, क्योंकि आपको इंग्लिश की चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करके बतानी ही पड़ती है, तो उस समय पे हमारे मुंह से निकलता ही है एक वर्ड का अल्टरनेटिव वर्ड, तो उस समय पे आपको वो चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, सभी टीचर्स ये बताते हैं हर चीज़, ठीक है। फ्लैटरी का यहाँ पे है इनसिंसियर प्लेस, अगर आपको याद होगा तो फ्लैटरी यानी वो हरी सिंह जो है अनिल की झूठी झूठी तारीफ कर रहा था, फ्लैटरी कर रहा था। और अपीलिंग, हरी सिंह ने सबसे पहली बार जो थीफ था वो एक अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग जो है वर्ड स्माइल के लिए लगता था। तो यहाँ पे गुड कंडक्ट, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, बहुत सारे लोग ना दो वर्ड में कंफ्यूज हो जाएंगे, अट्रैक्टिव और चार्मिंग, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे जो अपीलिंग का मतलब है ना वो अट्रैक्टिव है। कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने, मैंने सुना था, जिन्होंने चार्मिंग बताया है, तो चार्मिंग इसका नहीं है, इसका आंसर है अट्रैक्टिव, ठीक है। चलो आ जाओ लिखते हैं। तो पहले का ऑप्शन है ए, दूसरे का ऑप्शन है बी, ओके। आ जाओ मैं आपके सामने लिखता हूँ। तो A3 तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो मतलब 1 मेरे को अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो 1 लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया मैंने फ्लैटरी, फ्लैटरी लिखा। अब उसका आंसर ऑप्शन ए, इनसिंसियर प्रेज, आई थिंक वही है ना, ऑप्शन ए ही है ना, हाँ, इनसिंसियर प्रेज। फिर सेकंड अपीलिंग, फिर उसका आंसर बी, अट्रैक्टिव। तो अब समझा आपको कहाँ क्वेश्चन लिखना है और कहाँ नहीं, ठीक है। चलो बकवास नहीं अब ज़्यादा, A4 पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। A4 पे आ गए, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। तो यहाँ कितने ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर के नीचे की वो सॉल्व किया है। अगर आपने सॉल्व किया है तो मुबारक हो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो गधो, जब आप लोग चैप्टर पढ़ते हो तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या आपको रखने के लिए दिया है? अगले क्या जब नेक्स्ट ईयर रिपीट करोगे तब उसको सॉल्व करोगे? कब के लिए छोड़ा है भाई? सॉल्व करो उसको। आपने चैप्टर पढ़ा है तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आधी से ज़्यादा चीज़ें ना वहीं से आती है। अगर आपने अभी तक जितने भी पेपर नोटिस किया होगा तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके वो एक्सरसाइज के नीचे होते हैं। मुझे कैसे याद है हर क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो एक्सरसाइज के नीचे, और मैं ये लेक्चर्स में सॉल्व करवाता हूँ। जब मैं मतलब ऑनलाइन तो नहीं इतना टीचिंग है, जब ऑफलाइन जब ये चीज़ें पढ़ाई जाती है तो ऑफलाइन बैच में जब चैप्टर खत्म होता है तो ये चीज़ें टीचर का काम होता है कि उनको कराना, और नहीं करा रहे तो एटलीस्ट टिक करवा के देना कि ये चीज़ है। बिकॉज बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना होता है। बहुत सी चीज़ें उसमें से होती है जो सिलेक्टिव होती है, जो कि एक टीचर का वो कर्तव्य होता है। एक टीचर को पता होता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ें क्वेश्चन में फ्रेम हो सकती है, तो वो टीचर का काम होता है उसको बताना। तो ओके, ये चीज़ आप सॉल्व करो। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या है, सो कमेंट में पूछो, हम लोग रिप्लाई कर देंगे उसका। या तो कमेंट से अगर थ्रू नहीं हो पाया तो आप भले हमसे कॉल पे कनेक्ट कर लेना। कॉलिंग नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस नंबर पे आपको कॉल करके क्या क्या कुछ, अगर आपको कुछ डाउट्स है या जो भी इंक्वायरीज है, जो भी वो कॉल डिटेल्स वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा हाँ। तो आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, WH क्वेश्चन फाइंड करना है। अंडरलाइन में लिखा हुआ है अ न्यू नेम, वो आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। व्हाट डिड आई टुक एवरी मंथ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूँ, फिर दोनों का आंसर एक साथ लिख देता हूँ। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डिटरमाइनर जो है आपका है वो है वॉज, ओके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ। A4 लिखा है यहाँ पे,
A4 के बाद, हाँ अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैंने A4 के बाद फर्स्ट लिखा, तो अगेन क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट व्हाट डिड आई टुक एवरी मंथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइनर वॉज, ओके जस्ट अ सेकेंड, मेरे को एक बार तो डिटरमाइनर हम बोल रहे थे आई वॉज एन, सॉरी वॉज नहीं, वॉज तो हेल्पिंग वर्ब है, डिटरमाइनर यहाँ पे आपका एन है आर्टिकल, सॉरी तो मेरी गलती हो गई, यहाँ पे हम आ जाते, वापस आ जाते, तो यहाँ पे वॉज नहीं है, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, डिटरमाइनर एन। देखो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, सिंपल 1 2 डाला, आपके आंसर के काम खत्म। अब आ जाता हूँ मैं A5 पे। A5 मैं यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे चीज़ें क्लियरली दिखे, सॉरी नेक्स्ट A5, what do you think Hari Singh gave his most why do you think Hari Singh gave his most appealing smile? अगेन टोटली पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बताता हूँ कि पर्सनल रिस्पॉन्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये A5 लिख दिया, आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट आपने स्टार्ट किया, आई थिंक हरी सिंह गेव एन अपीलिंग स्माइल बिकॉज he wants to convince अनिल। देखो ये एक पॉइंट लिखा, ऐसे करके आपको 1 2 3 पॉइंट और लिखने हैं, और 2 3 पॉइंट वो कौन से होंगे जो आपको लगता है, ठीक है। आपको 4 एटलीस्ट 5 लाइन्स तक तो लिखना ही है, बिकॉज और इवन देखो इंग्लिश के पेपर में लाइन्स मैटर नहीं करता है, इंग्लिश आपने 10 लाइन का लिखा 20 लाइन का लिखा, मार्क्स ही नहीं मिलने वाला है। आप पर्सनल रिस्पॉन्स जो लिख रहे हो वो कंटेंट क्या है, जो सवाल पूछा है ना उससे रिलेटेड आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। फालतू की बातें यहाँ वहाँ करोगे कुछ नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन पूछा ना उससे रिलेटेड लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को कंटिन्यू करना है, और ये चीज़ को कंटिन्यू करके आप अच्छी तरह से यहाँ से लिख सकते हो, ओके ठीक है। अभी मैं यहाँ लिखने रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरे को जो चीज़ें मेजर बतानी है वो बता नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो A5 मेरा खत्म हो गया, यहाँ पे थोड़ी स्पेस बच गई, छोड़ दो स्पेस। लेकिन सर क्वेश्चन नंबर 2 तो खत्म ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का A खत्म हुआ है, इसके बाद तो B है। आप जगह क्यों छोड़ने बोल रहे हो, हम तो उस जगह पे कंटिन्यू कर सकते हैं ना। आपकी जेब का पैसा लग रहा है, लग चुका है ना, तो बस बात खत्म, छोड़ो स्पेस, न्यू पेज पे आओ, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, सब क्वेश्चन ही क्यों ना हो, न्यू पेज से शुरू करो। फिर हमने डाला क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2B डाल दिया, अगेन सेम है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं लिख के दे रहा हूँ बिकॉज अगेन टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज मेरे को जितनी चीज़ें बतानी है मैं वो मेजर चीज़ें बता जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, आपको सबसे पहले ये बातें समझ में आए कि कौन सी चीज़ कैसी लिखी जाती है, आप मिस्टेक कहाँ करते हो, ठीक है। अब देखो, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस पढ़ा, क्या लिखा है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको वो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है अपने पेपर में। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, द डैश ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो ये किसने सबसे पहले बोला है, तो अब आ जाओ इसमें देख लेते हैं। द डैश किसने बोला था, द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन, द डैश ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड। फटाफट 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 ढूंढो। ऑप्शन एक बार देख लो, ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरनेशनल पीस कमेटी, इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल हेल्थ कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। द इंटरनेट, देखो यहाँ पे दिख गया $80 मिलियन लिखा है, उसके नीचे वाली लाइन में देखो, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स।
तो यहाँ पे आंसर है इंटरनेशनल काउंसिल, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, देखो मैं आंसर लिख के आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको आंसर। तो आपने ये डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे फिर B1 है, तो B1 लिख के मेरे को 1 से शुरू करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने ये B लिख दिया यहाँ पे, मैं सॉरी, मैंने यहाँ पे B1 लिखा, फिर मैंने 1 अंदर की तरफ डाला और यहाँ से क्या है क्वेश्चन आंसर, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, द इंटरनेशनल, एक्चुअली मेरे को एक प्रिंट आउट लेके बैठना चाहिए ताकि मैं आसानी से लिख सकता, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स initiated a draft convention to create an international organization, an international organization, फिर क्या है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग, क्या है, क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज, ओके। सेंटेंस आपने कंप्लीट किया है, जो आंसर है उसको अंडरलाइन करो, इंटरनेशनल काउंसिल आपका आंसर है, वो उसको अंडरलाइन होना चाहिए, वो उठ के दिखना चाहिए ताकि आपका टीचर आपको मार्क्स दे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे 1 2 3 4 डाल के आपको चारों को लिखना है, प्रॉपरली पूरा सेंटेंस बनाना है, तब आपको आंसर वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी मैं सब नहीं लिखते बैठ रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट आ जाओ B2 पे, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज, अगेन सेम चीज, क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी सेम टू सेम आपको टेबल बनाना है, सेम टू सेम क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चंस यानी आप मान लो B1 ऐसा है, हाँ यहाँ पे मैं ऐसा लिख के छोड़ दे रहा हूँ, या आप लोग कंप्लीट करना 3 4, ठीक है। यहाँ पे आपने B2 लिखा, B2 आपने यहाँ पे डाला और आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे अपना पूरा का पूरा वो टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी ये है, यहाँ पे रीजंस पूछा है और यहाँ स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। आपके वो स्टेटमेंट्स और प्रॉपरली, हाँ, ऐसा टास्क जो दिया है वो टास्क उन्होंने क्यों उठाए थे, उसके रीज़न क्या थे, वो रीज़न आपको बताना है और ऐसे ये टेबल बनाना है प्रॉपरली, ठीक है। चलो अब आते हैं B3 पे, B3 देखो, B3 में क्या बोला है, B3 में बोला है पिक आउट एंड राइट एनी 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज, और 1 2 3 4 डाल के उन्होंने खुद ही दिया है, ठीक है। तो मेरे को वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, एक तरीका है जो मैं आंसर ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो तो उसी तरह से आपको ना लिखना है, देखो कैसे है, द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज आर, हाइफन लगाया, 1 2 3 4, क्या किया ये मालूम है आपको, ये करते हैं प्रेजेंटेशन, इसको बोलते प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट किया है ये मैंने कोई साइंस इतना बड़ा कुछ नहीं यहाँ बता दिया कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर दिया है मैंने सिंपल सा प्रेजेंट किया है आपके सामने वो चीज़, ठीक है। इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, जो बोलते हैं ना कि प्रेजेंट करना है, अच्छा प्रेजेंटेशन रखो, अच्छा प्रेजेंट करो, ये होता है प्रेजेंटेशन। वहाँ पे सिंपली पूछा था ना 4 एडजेक्टिव्स लिखो, मैंने एक लाइन ऐड कर दिया, द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज आर, हाइफन लगाया, 1 2 3 4, उसके नीचे चारों लिख दिया। बहुत से लोग क्या करेंगे, 1 लिखा, कॉमा लगा के 2, उसके बाजू में फिर नीचे वाली लाइन में 3, फिर कॉमा लगा के 4, याद करो, पैसा दिया है, वापरो पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। B3 हो गया। B4 ग्रामर सेक्शन, B4 पे आते हैं, देखते हैं B4 पे क्या क्या जो है यहाँ पे दिया हुआ है। B4 पे हमको दिया है, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज।
बड़ा क्वेश्चन है इसका मतलब है नहीं हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है हमारे सर बोलते थे चिल्टू क्वेश्चन है, तो एकदम चिल्टू क्वेश्चन है। यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द अबाउ सेंटेंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। सिंपल सी बात है, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो की चीज़ें आती है तो उसके अंदर जो भी आपको सेंटेंस दिया है या तो उस सेंटेंस के अंदर 2 थॉट है या तो 2 से ज़्यादा थॉट है। आप सबसे पहला थॉट ढूंढो और सबसे आखिरी थॉट ढूंढो। सबसे पहला थॉट जो है उसके जस्ट पहले नॉट ओनली लगाओ, जो सबसे आखिरी थॉट है उसके जस्ट पहले ऑलरेडी एंड लगा होगा तो उस एंड की जगह पे बट ऑल्सो लगा दो। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत ही आसानी से मैं बोल देता हूँ और उतना ही आसान होता भी है। 2 थॉट होंगे या 2 से ज़्यादा थॉट होंगे। फर्स्ट थॉट देखो और लास्ट थॉट देखो। फर्स्ट थॉट के जस्ट पहले नॉट ओनली लगाओ और लास्ट थॉट के जस्ट पहले एंड लगा ही होगा तो उस एंड की जगह पे रिप्लेस करना है। बहुत लोग क्या करते हैं बट ऑल्सो भी लगाते हैं फिर एंड भी लगाते हैं, एंड के ही रिप्लेसमेंट पे आपने बट ऑल्सो लिखा है, ये बात जान लो। ठीक है, आ जाओ। तो इसका आंसर होगा देखो यूनेस्को एंड। अब महारथी कुछ होंगे हमारे पास जो यूनेस्को एंड उधर देखते ही लगा दिया उन लोगों ने बट ऑल्सो, ऐसे नहीं करना है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट थॉट एंड लास्ट थॉट। सो यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। ओके, देखो मैंने भले पहले बोला कि एंड इससे नहीं करना है, बट यहाँ पे अगर देखूंगा तो मेरे को 2 थॉट मेरे स्टार्टिंग में ही मिल गया है। पहला थॉट क्या है, यूनेस्को, और दूसरी कौन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट। तो ये दोनों ने मिलकर एक काम डिसाइड किया है। ठीक है, तो नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट, ये इसका आंसर है। ओके, ठीक है, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप बोलोगे सर सब बोल रहे हो कराता हूँ और फिर छोड़ते जा रहे हो। तो छोड़ नहीं रहा हूँ, टाइम बचे, क्योंकि 1.5-2 घंटे का वीडियो भी आप देखने वाले नहीं हो। मोस्ट प्रोबेबली उतना तो पहुंच ही जाएगा वीडियो, 3 घंटे तक ना पहुंचे इतना मेरा कोशिश है। नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो, क्या था, बट ऑल्सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट। अच्छा, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मैं वहीं से उतार लूँगा। बट ऑल्सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन monument initiated a draft convention to create an international organization। गाइस मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, आज जाओगे भी तो क्या कर लोगे, मेरे को थोड़ी पेपर लिखना है 10th हो या 12th हो, मेरा पेपर हो चुका है। ठीक है, अच्छा लिख देता हूँ थोड़ा सा, फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। ओके डन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैंने ना क्वेश्चन लिखा ना कुछ लिखा, जितना पूछा था उसका डायरेक्ट डिट्टो आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment is Stockholm, Sweden in 1972। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, आइडेंटिफाई वेदर द अबाउ सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। देखो बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना, जब भी मैं उनको पढ़ाता था ना कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को पहचानते कैसे, बहुत से ऐसे बच्चे थे, सर ये क्वेश्चन आता है क्या पेपर में, सर हमको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन तो सिखाओ, ये क्वेश्चन थोड़ी आता है। ऐसे थोड़ी वो लोग बोलते हैं कि सिंपल सेंटेंस फाइंड आउट करो या बताओ, आइडेंटिफाई करो, ये क्वेश्चन तो आते नहीं है, कन्वर्जन सिखाओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने ये आ गया। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पहले पहचानना सीखो। सिंपल सेंटेंस सिंगल थॉट होगा सेंटेंस के अंदर। कंपाउंड सेंटेंस एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा थॉट्स होंगे और 2 थॉट होंगे और वो 2 थॉट इंडिपेंडेंट थॉट होंगे, यानी जितने भी थॉट्स होंगे कंपाउंड सेंटेंस में वो इंडिपेंडेंट थॉट्स होंगे और उसे कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा गया होगा। ठीक है, जो भी थॉट्स है, यानी इंडिपेंडेंट, यानी वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, जो भी लिखा गया है वो अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, और जिस कंजंक्शन से जोड़ने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। तो इसे कहा जाता है, आप बोल सकते हो कि इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्लासेस के वक्त बताया था,
एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट के ऊपर, सॉरी, जो डिपेंडेंट जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इसलिए उसका डिपेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमको दिख रहा है, तो दो थॉट हमें हमारे सामने ही दिख रहे हैं, बिकॉज एंड कंजंक्शन लगा के वो लोग ने चीज़ों को बाइफरकेट किया है। तो यहाँ पे हाँ, इसका आंसर मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आपको कैसे लिखना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, द अबव सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। देखो, लिखने को आप सिंपली बस कंपाउंड सेंटेंस भी लिख सकते हो, बट सब लोग वही लिखने वाले हैं, तो आपका पेपर सबके जैसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज 85 और 80 वालों की गिनती नहीं होती है, इतने लोग होते हैं। इवन अब तो 90 वालों की भी गिनती नहीं है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं। तो आपका थोड़ा तो अलग रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सको। ठीक है, B4 हो गया इसी के साथ। अब B5 पे आते हैं। B5 अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स है, जो कि मैं आपको यहाँ नहीं लिख के देने वाला हूँ। आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छी तरह से लिखो, बहुत सिंपल सा है। क्या बोला है, व्हाट मेजर्स विल यू अडॉप्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। आप क्या मेजर्स लोगे किसी भी हिस्टोरिकल साइट को प्रिजर्व करने के लिए? सिंपल सी बात है, जाके गंदगी मत करो वहाँ पे। अगर आप कभी विजिट कर रहे हो तो अपने साथ लिटर बैग्स रखो, जिसके अंदर आप जो भी गार्बेज है, जो भी चीज़ है, आप उधर रख सकते हो। इवन आप वहाँ के लोगों को, अगर कोई कुछ गंदगी कर रहा है तो उनको कन्वे करो, उनको समझाओ, बोलो, अपनी तरफ से किसी तरह की गंदगी मत करो। ऐसे करके आप प्रिवेंट कर सकते हो हिस्टोरिकल साइट्स को। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सेक्शन 2 हमारा डन हो गया। सेक्शन 3 पे आते हैं, पोएट्री। हाँ, सेक्शन 3 पोएट्री, आ जाओ, न्यू पेज से हम शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सेक्शन 3 थोड़ा अब हम फास्ट चलेंगे गाइस, बिकॉज बहुत देर से हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो सब लोग देखेंगे नहीं। पोएट्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ए, और ए का ये A1 होगा ज़रूर। और A1 में फर्स्ट बोला है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ। एनिमल्स शो देयर रिलेशन टू अस। अब ट्रू फॉल्स में आपको ना स्टेटमेंट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिख के उसके बाद उसका आंसर लिखना है। एनिमल शोज देयर रिलेशन टू अस। देखो, ऐसा क्वेश्चन लिखा, एंड में लिख दो और नेक्स्ट पे चलो। आप बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, क्वेश्चन लिखा, ANS आंसर लिखा, फिर अंडरलाइन किया, फिर बताया कि ट्रू है फॉल्स है। लिखो ना सिंपल, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रहने दो। ह्यूमंस हैव गिवन अप मैनी गुड क्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमंस हैव गिवन अप मैनी गुड क्वालिटीज। ह्यूमंस हैव गिवन अप मैनी गुड क्वालिटीज। ट्रू है फॉल्स है, बताओ। अरे आंसर लिखने के बाद बता देता है। थर्ड क्वेश्चन, एनिमल्स डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। क्या है, एनिमल्स स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ओके, मैंने उल्टा पढ़ दिया था। एनिमल स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। को ये याद है कि नहीं याद है? एनिमल क्या अपने कंडीशन को लेकर स्वेट और वाइन करते, रोते गाते हैं? नहीं, तो ये फॉल्स है। एनिमल्स आर प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। एनिमल्स संतुष्ट है या हमारे जैसे असंतुष्ट है? एनिमल आर प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। क्या है बताओ, क्या है यार? देख के बस बताने आता है आप लोगों को, बिना देखे आंसर लिखते नहीं हो ना बताते हो। सेकंड, A2 पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। सिंपली बोला है आपको एक्सट्रैक्ट के हेल्प से ही आंसर लिखना है। तो व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले, व्हाई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। दोनों, पहले तो नेवर डिस्प्ले, उसका आंसर बताओगे तो 1 मार्क मिलेगा। वाई रीजन दोगे तो 1 मार्क मिलेगा। तो व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले? एनिमल्स डू नेवर डिस्प्ले द क्रेज ऑफ ओनिंग थिंग्स। मतलब किसी चीज़ को हासिल करने का जो क्रेज है वो नहीं दिखाते। क्यों? बिकॉज दे आर सो प्लाशिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। ओके, सिंपल सा इतना सा आंसर है, मैंने रीड कर दिया, अभी उसको लिखते नहीं बैठूंगा, मैंने बता दिया, मतलब बता दिया आपको कि ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है पिक आउट 1 एग्जांपल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। रिटोरिकल क्वेश्चन, हाँ ये ध्यान रखना,
A2 में क्वेश्चन नहीं लिखना है, A2 सीधा लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो। A3 पिक आउट वन एग्जांपल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, देखो मैं बता, रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब, रिटोरिकल का मतलब होता है मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब पोएम का ऐसा कोई लाइन जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा हो। तो सबसे लास्ट लाइन है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेवर नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो ये आपका जो है आंसर है, ठीक है। तो मैं इसको लिखते कैसे हैं मैं बस वो बता रहा हूँ, बाकी आंसर आपको भी पता है। तो A2 मैंने आपको बोल दिया, लिख लेना। A3 द एग्जाम्पल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन, हाइफन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में डालो, डिड जो भी है आपका लिखो, पूरा क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ये होता है प्रेजेंटेशन, ऐसे लिखो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। ए क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B आई थिंक क्या है, एप्रिसिएशन है क्या? अरे यार तुमको अभी तक ये नहीं याद है क्वेश्चन नंबर कौन सी जगह पे क्या चीज़ है, याद है तो बोलो। एप्रिसिएशन है, ठीक है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, मेरे महान गधों, सबसे पहले तो मुझे उनसे जानना है उनकी दिल की बातें जो इस एप्रिसिएशन को आज तक पॉइंट फॉर्मेट में लिखते आए हैं। आपको नीचे पॉइंट्स दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, आपको उन पॉइंट्स का यूज करके पैराग्राफ बनाना है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, आ जाओ, क्वेश्चन ही तो नहीं पढ़ते हो, यही तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पोयम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट। पोयम रीड करो, उसका एप्रिसिएशन लिखो विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स का हेल्प लेके इन ए पैराग्राफ फॉर्मेट। चीख चीख के क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, और आप कैसे लिख के आते हो, राइटर का नाम ये 1 2 3 4 ऐसा नंबर डालोगे, पॉइंट लिखोगे और फिर मस्त 0 मार्क्स लाते हो। फिर सोच के जाते हो यार पूरा पेपर लिख के आया, 80 में से नहीं करके 60-65 तो आ जाएगा, आता कितना है 40 मार्क। तो समझा आपकी गलतियां कहाँ होती है, ठीक है। आ जाओ, चलो मैं आपके सामने ही लिखता हूँ, देखते मेरे को कितना याद है ये पोएम का एप्रिसिएशन। नीज़ेम एज़ेकिएल का नाम तो मुझे दिख गया है, राइम स्कीम मुझे जहाँ तक याद है इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखा गया है। फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया है, अगर याद होगा आप लोगों को तो ओनोमोटोपिया वो लोग मतलब वो चैंटिंग करते हैं, बस द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, ये एग्जांपल लिख दूंगा मैं। सेंट्रल आइडिया है कि एक माँ का सेल्फलेस लव कैसे लोग ने डिपिक्ट किया, ठीक है। चलो आ जाओ, पैराग्राफ में लिख के दिखाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से, द टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है। चलो बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ एप्रिसिएशन, लेट्स सी कितना अच्छा लिख पाता हूँ। डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ ये चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दो कि जो एप्रिसिएशन है ना, ये एप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट में बोला है ना, मैंने बहुत टीचर्स को, मतलब बहुत स्कूल्स के मैंने टीचर्स को देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है 4 लाइन का कौन सा एप्रिसिएशन मांग रहे हैं यार टीचर्स लोग। मतलब मैंने तो जितने बड़े बड़े टीचर्स से पढ़ा था, मुझे कभी ऐसा उन्होंने बोला नहीं कि 4 लाइन 5 मार्क के लिए 4 लाइन का एप्रिसिएशन लिखना है। मतलब हाँ एक पेज भर के भी ऐसा कुछ नहीं लिखना है, बट मैं ज़्यादा थोड़ी, मतलब मैंने बहुत से बच्चों को लिख के दिया एप्रिसिएशन, बिकॉज मैं ज़्यादातर खुद ही लिख के देता हूँ, तो उनके टीचर्स उनके मार्क्स कट कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, पता नहीं वो टीचर्स उतने वेल क्वालिफाइड इनफ हैं, उनको मतलब नॉलेज है कि नहीं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी वन, बट स्टिल क्या आपको प्रॉपरली पता है तो आप उनको अच्छी तरह से कन्वे करो। बिकॉज बहुत से टीचर ऐसे भी है ना, वो जो रॉन्ग कर दे रहे हैं, देन बोल रहे हैं कि हम आपको बताएंगे, देन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है स्टिल, बिकॉज मैं चीज़ें बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोच के बोलता हूँ। चलो आ जाओ, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, सीधा क्वेश्चन नंबर डाला, द टाइटल ऑफ द पोएम इज, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, और मैं एंड में बताऊंगा कि कहाँ अंडरलाइन करना है आपको। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड इट इज रिटन बाय एन इंडियन जेविश पोएट। मेरे को कैसे याद है, अभी बोलोगे सर ये इंडियन जेविश आपको कहाँ से याद हो गया,
वो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, ऊपर का जो बॉक्स होता है ना उसमें। मेरे को याद, मतलब इतनी बार पढ़ा दिया नहीं कि वो याद है। इंडियन जेविस पोएट, अब इस नीज़म एजिकल का स्पेलिंग देखना पड़ेगा, NASSIM एजिकियल, नीजियम, इसको भी इन्वर्टेड फॉर्म में रखना, एजिकियल, पहले इन्वर्टेड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पैरा, मेरा डन, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट द पोएम, न्यू पैरा मैंने ले लिया है। हाँ, द पोएम इज रिटन इन ए फ्री वर्स विदाउट एनी राइम स्कीम और मीटर, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या था, टाइटल ऑफ द, टाइटल बताना है, पोइट का नाम बताना है, फिर दूसरा राइम स्कीम, तीसरा चीज़ है फिगर ऑफ स्पीच, और चौथा है सेंट्रल आइडिया। तो मैं सेकंड पैराग्राफ में फिगर ऑफ स्पीच भी ले रहा हूँ, तो वहीं पे मेरा वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके 3 पैराग्राफ में सिंपली लिख दूंगा। देयर आर मैनी फिगर्स नहीं होता है, हाँ, फिगर ऑफ होता है, फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम, एग्जाम्पल ओनोमाटोपिया लिखा, हाइफन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा डाला, सिंगल, हाँ, was the name of God 100 times। फिर मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हियर वी कैन एक्चुअली हियर द बजिंग ऑफ God's name by the peasants। Other figure of speech are alliteration, antithesis एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया सेकंड पैरा, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थर्ड आता हूँ मैं। द थीम ऑफ द पोएम इज द सेल्फलेस लव ऑफ द मदर who is stung by a scorpion even in her worst situation। She first thinks about her children's सेफ्टी, ठीक है। बस इतना आपने लिखा, इनफ है, इससे ज़्यादा की और उम्मीद नहीं है। और मेरे को ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता है और बहुत कम भी नहीं लगता है। मतलब मेरे को एक ऐसा एक सोबर तो लगे यार, 5 मार्क की चीज़ है। मतलब 4 लाइन लिख के, अब क्या मैं आपको सिर्फ ऐसा लिख दूँ क्या, द टाइटल ऑफ द पोएम इज ये, द पोएम इज रिटन बाय ये, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, द फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपिया, उसका एग्जाम्पल दे दो, द थीम ऑफ द पोएम इज सेल्फलेस लव ऑफ मदर। बस ये तो मैं 4 लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ। बट एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वो पोएम पढ़ने के बाद मैं उसे एप्रिशिएट कर रहा हूँ अच्छी तरह से। तो मैं एप्रिसिएशन अच्छी तरह से करूँ ना, उसको अप्रिशिएट करना मतलब उसकी तारीफ़ करना। तो मैं उसको अच्छी, उनके वो पॉइंट्स को उठा के मैं उस पॉइंट्स के बारे में तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 ख़त्म होता है। A3 आते हैं सेक्शन 4 पे।
नॉन टेक्सचुअल पैसेज, ठीक है। अब यहाँ से फटाफट कंप्लीट हो जाएगा चीज़ें, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो सेक्शन 4 पे हम आ गए, नॉन टेक्सचुअल पैसेज। तो अगेन वैसे ही हम ऊपर जो हेडिंग आता है वहाँ पे सेक्शन 4 लिखेंगे, नॉन टेक्सचुअल पैसेज, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, ए डालेंगे, A1 डाल के ये जो आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है डिट्टो पूरा चार्ट उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी है, इसके लिए मैं ये आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझानी है, इसलिए दैट्स वाई मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 A1, हाँ आई थिंक क्वेश्चन क्या था, स्टेजेस ऑफ फायरफ्लाइज। आप लोग थोड़ा प्रॉपर स्केल विल यूज़ करना, ऐसा एकदम मेरे जैसा मत बनाना। वैसे मार्क्स इसमें कटेंगे नहीं, बट स्टिल ठीक है। अब देखो, लाइफ स्टेजेस ऑफ फायरफ्लाइज बोला है, मैंने वहाँ पे स्टेजेस लिखा है, ठीक है, इतना इतना मैनेज करो। अब ना यहाँ पे ना बहुत लोगों को मैंने क्या गलती करते दिखा मालूम है आपको, स्टेजेस वैसे स्टार्टिंग के ही फर्स्ट 2 लाइन में ही दिख रहा है कि फायरफ्लाइज आर ब्रिटल्स एंड गो थ्रू सेवरल लाइफ स्टेजेस के बारे में बताया। स्टार्टिंग आउट एज एन एग, तो आप लोग ना क्या लिखते हो मालूम है, पूरा लिखोगे, स्टार्टिंग आउट एज एन एग, hatching into larva, at the juvenile state they turn into pupa, then finally adults। ये pupa तक लिखोगे, फिर then finally adults। लाइफ स्टेजेस पूछा है ना, 1 वर्ड में लिखो ना आंसर। सबसे पहला आंसर है इसका एन एग, दूसरा आंसर है हैचिंग इनटू लार्वा, तीसरा आंसर है पूपा, टर्न इनटू पूपा, और लास्ट आंसर है अडल्ट्स, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूंगा इसका आंसर, देखो, एन एग हैचिंग इनटू लार्वा, टर्न इनटू पूपा, और लास्ट में अडल्ट, ठीक है, हो गया। बस इतना ही आंसर है, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पूरा का पूरा ग्रंथ लिखने लगते हो उस बॉक्स में, ग्रंथ नहीं लिखना है वहाँ पे, चुपचाप से लिखो 1 वर्ड में आंसर, 1 वर्ड का मार्क्स मिलने वाला है। कंप्लीट द चार्ट बोला था, लाइफ स्टेजेस उतना क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट लिया। राइट 2 रीजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फायरफ्लाइज, अगेन यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली बोला है 2 रीजंस, तो आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे, द 2 रीजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फायरफ्लाइज आर, हाइफन लगाओ, 1 डालो, पहला रीज़न लिखो, 2 डालो, दूसरा रीज़न लिखो, यहीं पे टेक्सचुअली है, यहाँ पे इसका रीज़न है, देखो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है, सेकंड पैरा, कंजर्विंग देम इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ एज, तो पहला आ गया फायरफ्लाइज आर अ की पार्ट ऑफ द फूड वेब, पहला ये, दूसरा रीज़न दे आर द प्रेडेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल पेट्स, ये दूसरा रीज़न। एक और रीज़न डाल देना, दे आर प्रे फॉर स्पाइडर्स एंड अदर इंसेक्ट, ऐसे करके 3 रीज़न आपने डाल दिया, 2 पूछा था 3 डाल दिया अच्छी तरह से, बट वो ये चीज़ है कि वहाँ पे 1 नंबरिंग डाल के करना। फिर तीसरा A3 एंटोनिम्स, सीधा डिफरेंट, एंटोनिम का साइन लगाओ, सेम, एक्सपीरियंस, हाँ क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, गलती की ना, आओ देखो, मेक एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स, आपको सारे वर्ड्स के एंटोनिम बनाने हैं लेकिन उसमें प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले जो लगता हो, तो डिफरेंट का इनडिफरेंट, एक्सपीरियंस का इनएक्सपीरियंस, बैक्टीरियल का इनबैक्टीरियल, नेचुरल का अननेचुरल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको प्रीफिक्स लगाना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं, A4 डू एज डायरेक्टली, टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब अडल्ट एंड लार्वल हैबिटेट एज वेल एज, एंड की जगह पे लगा दो एज वेल एज, खत्म हो जाता है। टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब अडल्ट एज वेल एज लार्वल हैबिटेट, क्वेश्चन नहीं लिखना है, मैंने पहले भी बताया है पैसेज सॉल्व करते वक्त कैसे करना है, वापस नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, दिस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस फोटॉन्स, पिक आउट द इन्फिनिटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ओके। सिंपल सी चीज़ है यार, बचपन में, मतलब बचपन तो नहीं, हाँ बचपन से ही एक्चुअली इन्फिनिटिव ये सब टॉपिक आपको 5वीं 6वीं में होता है, तो बचपन से ही देखा जाए तो यहाँ पे 2 नंबर डालना, इन्फिनिटिव ये वर्ड लिखना, हाइफन लगाना, इन्फिनिटिव का मतलब पता है 2 प्लस वर्ब, तो इन्फिनिटिव यहाँ पे है टू प्रोड्यूस, तो टू प्रोड्यूस आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है।
फिर A5 पर्सनल रिस्पॉन्स, अगेन आप खुद से लिख सकते हो। B समरी, जो पूरा का पूरा पैसेज अभी आपने सॉल्व किया ना, अनसीन पैसेज, उसी का आपको समरी लिखना है। अब समरी लिखते वक्त ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ। आ जाओ देखते हैं समरी लिखते वक्त किन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ, मैं ये लाइन्स कॉपी करके जस्ट सेकेंड गाइज, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, जान दो यार, अपन ड्रॉ कर देते हैं फटाक से, एक सेकंड लगेगा। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 4B हम सेम चल रहे हैं। यहाँ पे समरी लिखना है, कहीं कुछ नहीं डालना है, सीधा हम समरी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ना आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ये, यहाँ पे ना सबसे टॉप पे आपकी समरी की हेडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपका टॉपिक आएगा। अब यहाँ पे टॉपिक वर्ड मत क्या ना, मैंने जस्ट ऐसे लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी समरी आप लिख रहे हो उस टॉपिक का मतलब जो समरी आप लिख रहे हो उसका एक हेडिंग होता है। बिना हेडिंग के, बिना बोलते ना हेडलाइन के, वो कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप जो भी समरी लिख रहे हो जिसके बारे में, उसका आपको जो है पहले टॉपिक बताना है, ठीक है। तो टॉपिक पहले टॉपिक लिखोगे, फिर उसके बारे में जो है आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देता है। पहले तो मैं बता दूं आपको समरी का मतलब क्या होता है। समरी का मतलब होता है समराइज करना चीज़ों को। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं मैं। आप जाते हो 3 घंटे की मूवी देख के आते हो, आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कि यार क्या करके, आप बोलते हो मूवी देख के आया, और वो बोलता है कि अच्छा मेरे को स्टोरी बता दो। तो क्या आप 3 घंटा लेते हो उसको स्टोरी बताने के लिए? सॉरी, 3 घंटा लेते हो आप स्टोरी बताने के लिए, या 10-15 मिनट में निपटाते हो? 10-15 मिनट में आप मेन चीज़ें बताते हो और वो ख़त्म करते हो। 3 घंटा तो नहीं लेते हो। तो उसी तरह से समरी भी वही चीज़ है। जो चीज़ आपने इतनी बड़ी पढ़ी ना, उसको आपको समराइज़ करना है। समराइज़ तो कुछ लोग ये होते हैं ना कि आप बोलते हैं कि सर मैंने 4 लाइन ऊपर का उठा के लिखा, 4 लाइन नीचे का उठा के लिख दिया, वहाँ पे मार्क्स मिल गया। टीचर ने भी देखा नहीं, टीचर ने मार्क्स दे दिया। टीचर आलसी है, इसके लिए मार्क्स दे दिया टीचर ने। बोर्ड पे पेपर चेक करने वाला आलसी इंसान नहीं है, वो सही ढंग से चेक करेगा और मार्क्स काटेगा। ऐसा नहीं होता है। समराइज़ करने का मतलब आपने जो पढ़ा ना, आपको जो समझ में आया ना, वहाँ से उठा के अपने वर्ड्स में लिखो। अब अपने वर्ड्स का लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप पर्सनल रिस्पॉन्स लिखो। जो बातें वहाँ की गई है ना, उसी को बस आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करना है और वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं समरी, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग तो पता नहीं, मेरे को अंतर्यामी लगते हैं, अलग ही ढंग से लिखने लगते हैं। ओके, ठीक है, चलो। तो ये तो हो गई समरी। अब आता हूँ मैं आपको लास्ट सेक्शन हमारे पूरे इंग्लिश पेपर का, जो कि आपका राइटिंग स्किल सेक्शन है, सेक्शन 5। यहाँ पे मैं आपको लिख के कोई चीज़ नहीं इतना दिखाऊंगा, बिकॉज अगर लिख के आपको चाहिए मैं एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अंदर हमारे मतलब हमने जो बच्चे लोगों को जो असाइनमेंट बुक के नाम से जो बुक दी थी, उसके अंदर हर चीज़ का प्रॉपरली पूरा का पूरा फॉर्मेट है। मतलब पूरा का पूरा हर राइटिंग स्किल का पूरा फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के डिस्कशन कर दूंगा बस, बिकॉज मेजर जो मेरे को बताना था पेपर कैसे लिखते हैं, वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात आ रही है फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट के लिए आपके पास हमारे द्वारा जो प्रोवाइड की गई बुक है वो है। और अगर किसी को फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए, अगेन जो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल नंबर आपको कोई ना कोई एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल ही जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना, आप तक भी वो PDF जो है
पहुंच जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड है तो आप उनसे विज्ञान एडिशन से हमारा जो चल रहा है वो PDF मीन्स हम PDF जैसे बुक है, बुक ही है वो पूरा प्रॉपरली तीनों लैंग्वेज का है, उसके अंदर सारी चीज़ें, तो वो चाहिए रहेंगी तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो। अदरवाइज जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, सो वी विल कंटिन्यू आवर राइटिंग स्किल सेशन। ओके, सो फिफ्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5A, वो है लेटर राइटिंग, जिसके अंदर बोला गया है इमेजिन यू आर मानव मीरा शर्मा रिसाइडिंग एट B14 स्नेहकुर्ती MG रोड नासिक, और फिर पिन कोड दिया है। बच्चों ध्यान दो, स्पेसिफिकली मेंशन किया है आप कौन हो, आप मतलब जो सेंडर है ना वो सेंडर कौन है, सेंडर का एड्रेस भी मेंशन्ड है, तो हर चीज़ सेंडर का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो एज अ सेंडर आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है अपने बारे में, सेंडर का इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, सेम टू सेम सेंडर का इन्फॉर्मेशन आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है। जो सबसे पहला एड्रेस होता है, पहला नाम होता है, पहला पिन कोड होता है, वो सेंडर का होता है, तो वो सेंडर का इन्फॉर्मेशन हमको दिया है, यानी मानव मीरा शर्मा, मानव या तो मीरा, इन दोनों में से कोई एक जन जो है यहाँ पे लेटर लिख रहा है, तो उसका एड्रेस हमको प्रॉपरली दिया है। रिसाइडिंग वर्ड कभी नहीं लिखना होता है, हाँ ये ध्यान रखो, सीधा सीधा डायरेक्टली B12 स्नेहकुर्ती कुतीर ये लिखो और कंटिन्यू करो, रिसाइडिंग वर्ड नहीं लिखना होता है। बहुत से गधों को मैंने देखा है रिसाइडिंग वर्ड लिखते हैं, पागल अगल हो गए क्या, रिसाइडिंग क्यों लिख रहे हो, थोड़ा नॉलेज लाओ उसका, ठीक है। रिसाइडिंग स्नेहकुर्ती कॉमा लगा दो, सेकंड लाइन में लिख दो MG रोड कॉमा लगा दो, थर्ड लाइन में लिखो नासिक, पिन कोड लिख दो, फोर्थ लाइन में डेट लिख दो, ठीक है। एक लाइन छोड़ो, 2 लगाओ, 2 लिख के कॉमा लगाओ, फिर रिसीवर का। अब किस लेटर किसको लिख रहे हो, अगर ये तो ठीक है, मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल के लिए सेंटर का कॉमन एड्रेस है। आ जाओ, सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज़ रिपोर्ट का कटआउट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो गया, आपको न्यूज़ रिपोर्ट का फॉर्मेट मिल गया, यानी अगर आगे आपको लिखना है रिपोर्ट राइटिंग तो उसका फॉर्मेट आपको यही दिख रहा है, और एक्चुअली यही फॉर्मेट होता है, हाँ दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं है। आप हेडिंग डालते हो, राइट हैंड साइड कॉर्नर में बाय स्टाफ रिपोर्टर लिख देते हो, और फिर ऐसा डेट डाल के कॉमा लगा के प्लेस का नाम लिख के सेमीकॉलन लगाते हो, और नेक्स्ट लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन से जो है आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हो, ठीक है। यही है फॉर्मेट है ये न्यूज़ रिपोर्ट का, और आपको ये लोग ने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो रीड द न्यूज़ एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक हिस्सा, ठीक है। 2 लेटर है, एक फॉर्मल लेटर है, एक इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन रोटरी क्लब, किसको लिखना है, चेयरमैन को लिखना है। कहाँ का एड्रेस क्या है उसका, रोटरी क्लब DC रोड नासिक, पिन कोड दिया है, टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीव वर्स ऑफ द सिटी, सॉरी चेयरमैन को लिखना है रोटरी क्लब के, और उसको ये इसलिए लेटर लिखना है ताकि वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करे जिसमें वो यंग गर्ल्स को फैसिलिटेट करे अपने सिटी को, जिस मतलब जो भी क्यों ऐसा किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे येस्टरडे द सिटी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, येस्टरडे यानी 11 अक्टूबर की बात हो रही है, तो 11 अक्टूबर को हुआ है सेलिब्रेट, बिकॉज न्यूज़ रिपोर्ट कभी भी एक दिन बाद लिखी जाती है, तो 12 तारीख को लिखा है तो 11 तारीख को वो चीज़ हुई है, और बताया भी है वो लोग ने येस्टरडे यानी कल। वेरियस प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज अक्रॉस द सिटी टू फैसिलिटेट गर्ल्स who are young achievers. Speaking on the occasion, the governor said that a nation we should educate and empower the girl child, और डॉट 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 डाला है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें बता के भी आप बोल सकते हो कि रिसेंटली मतलब चेयरमैन को अगर आप लिख रहे हो, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ 2 है ना, एक फॉर्मल आता है एक इनफॉर्मल आता है, कभी भी फॉर्मल लेटर लिखो, मार्क्स जो बोलते हैं ना कि मार्क्स मिलने का चांसेस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर कभी भी प्रीफर करो, इनफॉर्मल मत प्रीफर करो, मार्क्स उतना, बिकॉज इनफॉर्मल में कंटेंट ज़्यादा लिखना पड़ता है, और फॉर्मल में कंटेंट ऑटोमेटिक आ जाता है, बिकॉज 2 बार एड्रेस फिर सब्जेक्ट। हाँ सब्जेक्ट क्या लिखोगे, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन, सॉरी रिक्वेस्टिंग मत लिखो, एप्लीकेशन टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स, बस इतना। एप्लीकेशन फॉर एन इवेंट, एप्लीकेशन फॉर एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स, ये एक लाइन बस। हमेशा याद रखो सब्जेक्ट आपका एक लाइन का ही होना चाहिए, एक लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स, ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी है, तो चेयरमैन बोला है तो नाम ही बताया, तो रिस्पेक्टेड सर मैडम या सिर्फ सर या मैडम जो भी लिख दिया, मार्क्स नहीं कटते, उधर हो जाएगा। रिस्पेक्टेड वर्ड अब धीरे धीरे सर लगा के कॉमा लगा के भी कंटिन्यू कर देते हैं, या मैम लगा के कॉमा लगा के रिस्पेक्टेड वर्ड भी धीरे धीरे अवॉइड करने लगे, ठीक है। फिर न्यू लाइन लो, न्यू पैराग्राफ से ऐसे स्टार्ट करो, 3 पैराग्राफ में कभी भी लेटर लिखो, अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दो, फिर मेन कंटेंट लिखो, लास्ट में एक रिक्वेस्टिंग वाला डालो, थैंक यू सो मच इन एडवांस ऐसा डाल दो, बिकॉज रिक्वेस्ट कर रही हो चीज़ हो तो थैंक यू सो मच इन एडवांस ही होता है। फिर एक लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली योर्स ओबिडेंटली जो आप लिख रहे हो
कॉमा लगा के आपका नाम लिख दो, ठीक है। इस तरह से आपका लेटर होता है। फॉर्मल लेटर प्रीफर करो, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मेट चाहिए, बताया मैंने कैसे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6A पे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की बात हो रही है, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। देखो ये एक ऐसा पार्ट है ना जहाँ पे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि नॉन वर्बल टू वर्बल जाओ। क्यों बोलता हूँ मालूम है? क्योंकि ना यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन वर्बल टू वर्बल में आपके सामने एक चार्ट है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स को ना आपको अपने हिसाब से एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। जो कि पॉइंट आपको मिल गया ना, तो आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के उसको पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बट अभी ये तो आसान है क्योंकि यहाँ पे बना बनाया है, ये है वर्बल टू नॉन वर्बल। अगर आपको ऐसा बना बनाया मिल रहा है ना, तब आप ज़रूर अटेम्प्ट करो, वर्बल टू नॉन वर्बल ही लिखो, क्योंकि आप बस खाली हैंडराइटिंग मेंटेन करना और जैसा का जैसा वो लोग ने बनाया है ना वैसे के वैसे सेम बनाना, अदरवाइज मार्क्स कटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। जैसा बना, अगर पूरा प्रॉपर बना के दिया है, बस आपको क्या करना है, फिलअप ही करना है। तो चीज़ें फिल करो, 4 पॉइंट से 4 इधर लिखना है, 4 इधर लिखना है, 8 चीज़ लिखनी है। फिर ध्यान से बस एक बार जस्ट रीड करना, बहुत इजीली फटाफट मिल जाएगा। हैबिटेट पूछा ना, मैं ऐसे ही बता दूंगा। हैबिटेट है यहाँ पे वाटर ड्वेलर्स इसका है, टर्टल्स का हैबिटेट है, और लैंड ड्वेलर्स जो है टॉर्टोइस का हैबिटेट है। मतलब वो लोग कैसे रहते हैं, तो वाटर में टर्टल्स रहते हैं, टॉर्टोइस लैंड पर रहते हैं। फिर क्या पूछा है, प्लेसेस फाउंड इन, तो कहाँ कहाँ मिलता है, तो टर्टल्स अफ्रीका अमेरिका में मिलता है और टॉर्टोइस एशिया अफ्रीका में। देखो यहाँ पे ये वाला पेज देखो, फर्स्ट लाइन, इसमें फर्स्ट लाइन में 15 नंबर पेज नंबर पे फर्स्ट लाइन, और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में भी फर्स्ट लाइन। शेल, तो उसी फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में देखो, इट शेल इज़ लाइटर, टर्टल के बारे में बात हो रहा है। टर्टल का शेल लाइटर, स्ट्रीम्ड, मोर स्ट्रीमलाइन होता है, लाइटर एंड मोर स्ट्रीमलाइन, ये लिख दो। और फिर अपना टॉर्टोइस का कैसा होता है शेल, राउंडर, बम्पियर, हैवियर शेल, ठीक है। ओके, लाइफ स्पैन देखो लास्ट लाइन में दिया हुआ है, एवरेज 20 to 40 ईयर्स एंड मैक्सिमम 86 ईयर, और टॉर्टोइस का एवरेज 80 to 150 ईयर्स, मैक्सिमम 188 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छी तरह से उसको फिलअप करना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा बॉक्स बना बनाया नहीं है, मत अटेम्प्ट करो, रिस्क मत लो। बिकॉज क्या होता है पता है, मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा कि मत जाओ वर्बल से नॉन वर्बल की तरफ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप ना समझ नहीं पाते हो कि आपको कॉन्सेप्ट चार्ट बनाना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आपको वेब डायग्राम बनाना है, आपको ट्री डायग्राम बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, क्या बनाना है। अगर मान लो पाई चार्ट बनाना है और आप बना के आ जा रहे हो ट्री डायग्राम, तो वहाँ पे 0 मिल जाएगा, डायरेक्ट मार्क्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ को इस तरह से मतलब प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो और गलत हुआ चार्ट तो सीधा पूरा रॉन्ग कर देते वो लोग, ओके। सो इसलिए अगर अनलेस आपको नहीं, अगर मिल गया है ये ऐसा बना बनाया, कर अटेम्प्ट करो, मार्क्स लो बिंदास। अगर नहीं मिला है, गो फॉर नॉन वर्बल टू वर्बल, ओके, दैट इज लेस रिस्की फॉर यू टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स, बिकॉज 1 मार्क इज मोर देन 0। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो 1 मार्क भी मिल रहा है, 0 से तो बेटर ही है, ओके। चलो बी पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6B, प्रिपेयर अ स्पीच और काउंटर व्यू। इसमें भी अगेन मैं बोलता हूँ क्योंकि काउंटर व्यू मत जाओ, स्पीच पे जाओ। स्पीच पे इसलिए बोलता हूँ ना, बिकॉज मैंने एक पर्टिकुलरली स्पीच का फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा बना के रखा है। अगेन वो भी चीज़ नोट्स में अवेलेबल है, तो वो नोट्स पता है आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर डाल दो मैसेज। तो वहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है, जैसे कि गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर समथिंग समथिंग एंड ऑल, टुडे आई एम ग्लैड दैट टुडे आई गॉट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टॉपिक ऑफ, जो भी टॉपिक का नाम है ये लिख दिया। फिर आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ में अच्छा खासा 3-4 लाइन भर जाता है। फिर सेकंड पैराग्राफ अपने मन से लिखो 6-7 लाइन का। फिर थर्ड पैराग्राफ अपने मन से लिखो 6-7 लाइन का, यानी अपने मन से इन द सेंस जो भी टॉपिक बोला उस टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट पैराग्राफ में सो आई विल कंक्लूड हियर माई स्पीच बाय शेयरिंग अ वंडरफुल कोट विथ यू। जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड आप स्पीच दे रहे हो उससे रिलेटेड एक कोट लगा दो। थैंक यू वंस अगेन, thank you to the thank you to the audience. You just a second, मैं फंबल कर रहा हूँ। हाँ, thank you so much for listening my speech very patiently and something हुआ है। Thank you so much for listening my speech so politely and patiently. You have been a great audience. Thank you so much once again. ऐसा बोल के आप एंड कर सकते हो। ये चीज़ मैंने अच्छी तरह से लिखवाई हुई है, तो इसके लिए आप वहाँ से आप वो ड्रॉप करोगे मैसेज तो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
चलो स्पीच व्यू काउंटर व्यू मैं नहीं बोलता हूँ इतना, बिकॉज अगेन उसमें लिखने के लिए मतलब उतना ज़्यादा समझ नहीं आता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज क्लिक नहीं होती है चीज़ें। यहाँ ये व्यू काउंटर व्यू वही लिख पाता है जिसके बोलते हैं ना कि ओपिनियंस स्ट्रांग होते हैं, तो वही लिख पाता है उस पर पॉइंट बाय पॉइंट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करो, स्पीच लिखो बिंदास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, एक्सपांशन और न्यूज़ रिपोर्ट। देखो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। मैं इसमें क्या बोल देता हूँ, आपको जो बेटर लग रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखने में आसानी होती है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको न्यूज़ रिपोर्ट लिखने में आसानी होती है। आपको मेंटेन क्या करना है, न्यूज़ रिपोर्ट लिख रहे हो ना, आपको फॉर्मेट बस ध्यान देना है। तीन पैराग्राफ इनफ होता है, खाली ध्यान दो एक पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। भले आप एक्सपांशन लिख रहे हो वो भी, भले आप न्यूज़ रिपोर्ट लिख रहे हो वो भी लिख रहे हो, एक पेज से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एक पेज के अंदर, मतलब फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक, क्योंकि क्वेश्चन फालतू की चीज़ें नहीं लिखोगे ना, बराबर आप पहले लाइन से शुरू करोगे, एंड लाइन पे आप खुद ही बोलोगे कि बस हो गया यार बहुत लिख लिया। तो ऐसे लिखो, एक पेज में ही होना चाहिए प्रॉपरली, पूरा प्रॉपर ऊपर टाइटल लिख के उसको हेडिंग डाल के, मतलब जो भी आपका टॉपिक है टॉपिक लिख के उसको बॉक्स के अंदर रखना, ताकि वो अच्छी तरह से दिखे, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी, अगर आप चाहो एक्सपांशन लिखो, आप चाहो न्यूज़ रिपोर्ट लिखो। न्यूज़ रिपोर्ट में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट ये देखो, आपको लेटर राइटिंग में न्यूज़ रिपोर्ट का फॉर्मेट था, मैं सोच रहा था कैसे बताऊं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड डे, ये आपका टाइटल हो गया। तो उसमें उसकी जगह पे यहाँ पे टाइटल क्या बोला है न्यूज़ रिपोर्ट का, यहाँ बोला है गवर्नमेंट एनकरेजेस क्लासरूम टू गो डिजिटल। ओके, लास्ट ईयर का है तो डिजिटल क्लासरूम की तरफ। तो यहाँ पे सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड डे की जगह आप लिख दोगे गवर्नमेंट एनकरेजिंग द क्लासरूम टू गो डिजिटल। ये आपका टाइटल हो गया। उसको चाहिए तो बॉक्स में डाल दो, फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख दो, एक लाइन छोड़ के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे कि बाय अ स्टाफ रिपोर्टर। स्टाफ रिपोर्टर लिखो, सेफ रहता है। न्यूज़ रिपोर्टर ये रिपोर्टर बेटर, बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में डेट लिख के कॉमा लगा के जो भी जगह है वहाँ के बारे में लिख दो, मतलब जगह प्लेस के बारे में, सिटी मेंशन कर दो, सेमीकॉलन लगाओ, न्यू लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन से फिर ऐसा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ 2 फिंगर्स का गैप छोड़ के बनाने लग जाओ। ओके, सो इस तरह से न्यूज़ रिपोर्ट आप कर सकते हो। 3, इसको भी सेम मैं बोलूँगा 3 या 4 पैराग्राफ में बनाओ, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे पैराग्राफ बना रहे हो, 4 पैराग्राफ अच्छे से बनाओ, अच्छा खासा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। ओके, सो इसमें भी मैं अगेन बोलता हूँ, मैं इसमें प्रेफरेंस रखता हूँ। मैं एक्सपीरियंस आसान होता है लिखने में, बट मैं हमेशा बोलता हूँ ना स्टोरी बनाओ। स्टोरी इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि इसमें ना आप टाइटल के साथ साथ ना मॉरल लिख सकते हो। बोला नहीं जाता है क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए, बट आप लिख सकते हो, और वो स्टोरी में ना एक मतलब अच्छा लगता है लिखने में। मतलब एक अच्छी स्टोरी अगर आप बना रहे हो तो वो बेटर लगता है एज कम्पेयर टू योर नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस नरेट करना तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तो ठीक है, आप इन दोनों में से जो भी लिखोगे। मेरा मेन काम क्या है यहाँ पे, आपको मेरे को क्या बताना है आप लोगों को। अगर आप देख रहे हो ना तो आपके सामने स्टोरी भी है और एक्सपीरियंस भी है। स्टोरी में स्टार्टिंग दिया है, एक्सपीरियंस में एंडिंग दिया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, ये सेम चीज़, ये मतलब जैसे स्टोरी दिया है तो उसका स्टार्टिंग लिखते हैं और फिर कंटिन्यू कर देते हैं। बच्चों आप ऐसे लिखो, बट राज वॉज थ्रिल्ड टू गेट अ VIP पास फॉर द कॉन्सर्ट ऑफ हिज फेवरेट सिंगर। इतना लिखा, इसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो। ये जो इतना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को लिखो और इसको अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा, जो चेक करने वाला ना उसको ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको समझ जाएगा। सेम टू सेम मैं बोल रहा हूँ, मराठी के भी साथ होता है, तो मराठी में भी सेम चीज़ आप किया करो, और एक्सपीरियंस में भी सेम। एंड हेंस आई डिसाइडेड नेवर टू लीव माई होम विदाउट अ मास्क, ठीक है। तो जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही सेम आपको लिखना है, बस एंड में वैसे ही रखना है आपको, और बस उस एंड की चीज़ों को, नहीं तो आप पूरा का पूरा स्टोरी और एक्सपीरियंस को अंडरलाइन करोगे। पूरा नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको अंडरलाइन करना है। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हो रहा है कि कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, कहाँ नहीं होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है रख दी है। और इसके बाद भी अगर किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ डाउट होगा, कहीं भी कुछ भी डाउट है, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आप कोई भी कमेंट करते हो ना वीडियो, किसी भी वीडियो पे, किसी भी सर का वीडियो, किसी भी टीचर का वीडियो, आप कोई भी कमेंट करते हो तो वो कमेंट हमें मैसेज आ जाता है, बिकॉज हम सबके पास एक्सेस है, तो सबको पता चलता है पूरी टीम को कि क्या किस बच्चे ने क्या कमेंट किया है। बिकॉज कई बार कुछ यहाँ वहाँ से भी कुछ लोग आते हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, मतलब फालतू की कमेंट्स करके वो चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करते हैं, डेकोरम ख़राब करने का। बिकॉज हम इस चैनल पे मेंटेन करते हैं कि हम कंटेंट ऐसा डालें जिससे आपका फ़ायदा हो। बिकॉज लास्ट जो मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक 1 वीक पहले भी, 1 वीक भी आई थिंक नहीं हुआ है, मैंने ग्रामर का भी वीडियो जो पोस्ट किया था
अच्छे खासे लोगों ने उसको देखा है, अच्छा खासा, बिकॉज वो यूज़फुल रहा है उनके लिए। कमेंट्स में लोगों ने कमेंट किया, स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, ऐसा वैसा ये है वो है सर, हेल्पफुल रहा, ऐसा रहा, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा ना। वही चीज़ से तो मैं एनकरेज हुआ और आज मैंने सोचा कि चलो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई और चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, सिर्फ नॉट रिलेटेड टू ओनली माई सब्जेक्ट, even for other subjects also, for other standards also, if you want for 11th standard, 12th standard, and for any standard, even if you want for 8th or 9th, we are there to teach you that also, okay। So आप comments करो, जितना शेयर करना चाहो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, फ्रेंड्स को शेयर करो, बिकॉज यही नेबरिंग जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे भी जब हम सुनते हैं, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स भी उनसे मिलते हैं, सुनते हैं कि अरे यार तुम्हारे सर ने बहुत अच्छा बनाया, तो अच्छा लगता है हमें भी, ओके। सो और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये चीज़ें। सो जस्ट सारी चीज़ें तो हो गई, कुछ और बताने लायक है नहीं, जितनी चीज़ें थी मेन मैंने बता दी। तो मैं आपके सामने यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, प्लीज़ शो योर love and support by liking, subscribing and sharing the video, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप गुड बाय, जिस भी टाइम पे देखो एटलीस्ट एक बार अच्छी तरह से देखना, चीज़ों को कंप्लीट करना और शेयर करो, बिकॉज आप शेयर करोगे तो अगेन मैंने आपको बताया क्या होगा, ओके। थैंक यू सो मच।